भाई एल्केन ऑक्सीडेशन से एसिड्स दे रहे हैं तो क्या एल्कीन्स नहीं देंगे? एल्कीन भी लाइक हम क्यों रेस में पीछे रहे ब्रो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया, अभी आया 2025 में ही सवाल आया यहाँ से। अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन की हम बात करेंगे तो हाँ ये चीज देखो, अगर एल्डिहाइड के अंदर हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स, याद करो जो सिल्वर मिरर टेस्ट हो रहा था तो इनमें कीटोन्स ये टेस्ट नहीं दे रहे थे, एल्डिहाइड इस टेस्ट को दे रहे थे पॉजिटिव, क्योंकि जैसे जैसे हाई मेंबर्स पे जाते हो तुम्हें पता है मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, इंटरेक्शंस बढ़ती हैं तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसको क्या बुलाते हैं? दिस इज थैलामाइड। ये थैला है, जो बैग में थैला लेके घूमते हो ना वही थैला है। तो कोई स्पीशीज कितना एसिडिक होता है वी नो दैट उसके बनने वाले कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देख लो। एरोमेटिक एसिड्स, अब मैं तो सब कुछ अच्छे से पढ़ा रही हूँ भाई, ये मानते हुए मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ कि तुमने जीओसी भी तुम्हारा हाथ कमजोर है उसमें। पुअर बेसेस आर सेड टू बी द गुड लिविंग ग्रुप्स, है ना। बताती हुई चल रही हूँ कि कोई बच्चा ये ना फील करे सेशन में कि अरे यार मुझे तो फोमो हो गया, मैं तो जीओसी करी नहीं, अभी क्या करूं, वो ना फील हो, इसीलिए ठीक है। तो एल्केन्स को जब लगातार हीट किया जाए, रेगुलेटेड ऑक्सीजन की सप्लाई आती रहनी चाहिए, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर हो, और फिर तुम एक कैटलिस्ट ऐड करो जो जनरली अपन यूज करते हैं, मैंगनीज एसीटेट होता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने पहले मेरा कोई ऑर्गेनिक का सेशन मिस किया है तो प्लेलिस्ट अब तक पूरी अपडेट हो चुकी है, हेलो एल्केन्स, हेलोरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, आप जरूर कंप्लीट करिएगा, समझ गए? बोलो। गाइस, आज के इस वन शॉट सेशन में हम कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स को पढ़ने वाले हैं। अगर आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो आपको एक चैप्टर मिलेगा एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो उसका जो ये सेक्शन है हम सेपरेटली पढ़ेंगे, जो बहुत छोटा सा सेशन होगा और यहाँ से आप अपना एक क्वेश्चन सिक्योर कर पाएंगे। इस पोर्शन को अलग से पढ़ने का फायदा ये होता है कि आप सीक्वेंशियल सवाल को ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली से पढ़ेंगे तो एग्जाम में जो क्वेश्चन भी आएगा तो यू कैन थिंक ऑफ इट वेरी क्लियरली, ठीक है। तो यही रीजन है चैप्टर ज्यादा लेंथी ना बन जाए। वी विल बी डूइंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स राइट नाउ। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने एल्डिहाइड्स, कीटोन्स नहीं किया है तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको चैप्टर मिल जाएगा, वहां से कर सकते हो। वैसे भी यू विल अंडरस्टैंड टुडेज क्लास, ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेशन कि हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड को किस तरीके से डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज है इंट्रोडक्शन, जिसमें मैं आपको बेसिक जो है चीजें अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड वी विल डिस्कस द बेसिक आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे होता है ना, क्लासिफिकेशन किस तरीके से है वो सब हम देखेंगे। उसके बाद प्रिपरेशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, देन वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी बहुत नेम रिएक्शंस हैं उन पे ध्यान देना है। इस चैप्टर की नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं तो गौर फरमाना है, ठीक है। और फिर एक और टॉपिक है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स को कैसे बनाते हैं, ये सारा ऑब्जेक्टिव होगा। एंड ट्रस्ट मी, क्लास तुम्हें बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगी, पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड इतने प्यार से हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ मैं हूं शिल्पी कौशिक एंड नाउ इज द टाइम कि आप अपना पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं और ये पूरा चैप्टर मैम के साथ आराम से अटेंड करें, ठीक है। क्लियर है? ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट से। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होती हैं इनमें COOH ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप? C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। दिस इज द ग्रुप दैट दे आर हैविंग। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव COOH एज द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अगर मान लो आप ऐसी कार्बोक्सिलिक एसिड्स लेंगे, वो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनमें बहुत ज्यादा कार्बन एटम्स होते हैं, मतलब हायर मोनोकार्बोक्सिलिक। अगर मैं बोलूं तुम्हें हायर मतलब ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन, हायर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, हायर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें एक ही COOH ग्रुप हो, उनको हम फैटी एसिड्स बुलाते हैं, ठीक है। देखो कितने हैं, 12 से लेकर 18 तक कार्बन होते हैं। तो यही हायर जो मेंबर्स हैं हमारे, है ना, दे आर द फैटी एसिड्स, हायर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। क्या बात क्लियर है? ओके चलिए तो अब इसमें देखो एक बेसिक सा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें कितने COOH ग्रुप है। तो सबसे पहला होता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड।
मोनोकार्बोक्सिलिक। किस हिसाब से है ये क्लासिफिकेशन कि एसिड में कितने COOH ग्रुप है, जैसे एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें तो इसमें एक ही COOH ग्रुप है, तो एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स बुलाते हैं। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स वो होते हैं जिनके पास दो COOH ग्रुप्स होते हैं, जैसे ऑक्सैलिक एसिड। ये कौन है बेटा? दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो देख सकते हो दो COOH ग्रुप है। तो यू सी, बताओ यस, क्या ये बात क्लियर है? क्या यहां तक चीजें क्लियर है? ओके। इसके बाद ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो होंगे जिनमें 3 COOH ग्रुप्स होंगे, ठीक है। तो इन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल देखो, सिट्रिक एसिड बहुत कॉमन एग्जांपल है। सिट्रिक एसिड, ठीक है। क्या है सिट्रिक एसिड में? देखो ध्यान से देखो, CH2 COOH, एक COOH यहां, ठीक है, फिर एक कार्बन यहां COOH, इस कार्बन पे एक OH भी ग्रुप अटैच्ड होता है, ठीक है, फिर से CH2 COOH। ध्यान से देखो, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स है। 3 थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, नीचे और ऊपर लिखने में दोनों जगह ही मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आई थिंक ये क्लियर है ना? दिख रहा है ना तुम्हें सही से? तो छोटी हाइट की ये प्रॉब्लम है। देखो यहाँ से ऊपर वैसे शिल्पी मैम नहीं लिख सकती है ना, इतना छोटा होके। नीचे लिखते हैं तो वैसे नीचे बैठ के लिखना पड़ता है, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, बट स्टिल अगेन आगे पीछे एरोस थोड़े हो जाते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्या है, हमने अभी तक क्या बात किया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का इंट्रोडक्शन, कि क्या ग्रुप होता है इनका, राइट, फंक्शनल ग्रुप COOH, ठीक है। फिर एक बेसिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कि आपके कंपाउंड में कितने COOH के ग्रुप्स हैं। अगर एक है तो वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, 2 है तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 3 है तो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, लाइक दैट। फैटी एसिड्स आपकी वो हायर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, एलिफैटिक, जिनमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, वो ही हम फैटी एसिड्स बुलाते हैं। क्या ये बात क्लियर है? बोलो यस। क्या आगे चल सकते हैं? यस शिल्पी मैम। चलो फिर भाई बेसिक थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर देख लो। देखो, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यूज करते हैं, तो इसके लिए जो सफिक्स होता है वो ओइक एसिड होता है। क्या होता है बेटा? ओइक एसिड। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के तौर पे यूज करते हैं, तो हम जो सफिक्स यूज करते हैं वो ओइक एसिड होता है। जैसे यहाँ पे देखो, एक ही कार्बन है ना, दैट इज मिथ, कार्बन एक ही है, वैसे दिस इज मीथेनोइक एसिड। ई जो है हम वो स्किप कर देते हैं, 2 वोवल साथ में नहीं आते, यू नो दैट। तो मिथेनोइक एसिड, जिसको कॉमनली फॉर्मिक एसिड बुलाते हैं, जो फॉर्मस से मिलता है, जो लाल चींटियां होती है ना, रेड आंट्स, उनमें पाया जाता है, ये कॉमन नाम है। ऐसे ही एसिटिक एसिड है तो इसका IUPAC नाम, 2 कार्बन है, ये बहुत बेसिक नॉमेनक्लेचर है। इथेनोइक एसिड हो गया, है ना, इथेनोइक एसिड भी लगाना है, ओइक एसिड, राइट। ऐसे देखो, 1 कार्बन 2 और 3, ये क्या होगा? प्रोपेनोइक एसिड। ये एनसीईआरटी में है एग्जाम्पल, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड हो गया। इसके बाद देखो, दिस इज 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड, कर सकते हैं ब्यूटेनोइक। तो ये तो सिंपल से नाम है ना। कुछ और नाम देखो कंपाउंड्स के, ब्यूटेनोइक एसिड। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो सफिक्स बेसिकली ओइक एसिड है। ये एग्जांपल देखो, हाँ दिख रहा है? ओके चलो। तो अब अगर हमें इसका नाम देना है तो तुम्हें एक रूल पता होना चाहिए। अगर कभी कंपाउंड में तुम्हें 2 फंक्शनल ग्रुप्स दिख जाएं, मतलब एक से ज्यादा, बेसिकली अगर कभी भी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स तुम्हें गिवन कंपाउंड में शो हो, तो तुम ये सोचो कि भाई ये जो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हमें दिखे हैं इस कंपाउंड में, इनमें से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है? क्योंकि सफिक्स में तो कोई एक ही ग्रुप आ सकता है, समझ रहे हो ना। तो वहां पे मैटर करता है प्रायोरिटी ऑर्डर उन फंक्शनल ग्रुप्स का। तो आप IUPAC नॉमेनक्लेचर में वो प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं, और अगर हम यहाँ पे उसे अप्लाई करें तो यहाँ देखो, इस कंपाउंड में NH2 है, अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रायोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक काफी आगे आता है NH2 से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन चेन की नंबरिंग जो है वो कार्बन वाली साइड से एक तो होगी स्टार्ट, इसको लो नंबर मिलना चाहिए, है ना, 1 2 3 4, ये पैरेंट चेन है,
ठीक है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को ही सफिक्स में लिखा जाता है। तो ये तो भाई साहब सफिक्स में लिखे जाएंगे, तो ऐसे में NH2 बुरा नहीं मान जाएगा। तो अगर मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप सफिक्स में ना आ पाए अपनी लेस प्रायोरिटी की वजह से, तो उन सिचुएशंस में हम उस फंक्शनल ग्रुप को एक स्पेशल प्रीफिक्स देते हैं। क्या देते हैं? स्पेशल प्रीफिक्स। और NH2 के लिए अमीनो होता है वो प्रीफिक्स, तो इसका नाम क्या होगा? 2 पे अमीनो है, 2 अमीनो। देखो सेकंड कार्बन पे अमीनो है, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 कार्बन की है, तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन ओइक एसिड। आपको 1 ओइक एसिड लिखने की जरूरत नहीं है, 2 अमीनो ब्यूटेनोइक एसिड बता सकते हैं, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, यहां देखो कीटो है और एसिड है। कीटो और एसिड में भाई एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है कीटो से, तो एसिड विल बी रिटन इन द मेन सफिक्स 1 2 3 4 और 5। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स में आएगा तो यहाँ पे हम इस कीटो के लिए एक प्रीफिक्स देंगे। ये प्रीफिक्स है, ये मिथाइल है प्रीफिक्स, और ये मिथाइल है प्रीफिक्स, है ना। तो कीटो के लिए जो हम यूज करते हैं, जब कीटो आपके पास एज अ प्रीफिक्स आ जाए, है ना, कीटो ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप तो बना नहीं पाए, तो उसके लिए प्रीफिक्स उसका देना पड़ेगा। और इसका कार्बन देखो पैरेंट चेन के अंदर इंक्लूडेड है, तो ऐसे में इस कीटो ग्रुप का जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं वो क्या होता है? ऑक्सो, ठीक है। तो इसका नाम तो ऑक्सो है, और ये क्या है? ये 2 मिथाइल हैं। तो O और M में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? M आता है। तो हम पहले मिथाइल को लिखेंगे, देखो 2 पे है मिथाइल और 4 पे है, 2,4 डाइमिथाइल, 2,4 डाइमिथाइल, देख सकते हो, ठीक है। फिर 3 पे ऑक्सो है, 3 ऑक्सो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 की है, पेंट, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, एन, पहले काम पे ओइक एसिड है, तो सफिक्स में आ गया। देखो प्लीज चेक करो, तो नाम क्या हुआ इसका? वी विल गेट 2,4 डाइमिथाइल 3 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। क्या ये बात क्लियर है? जल्दी बताओ। ये रूल तो समझ गए ना, बेसिक नॉमेनक्लेचर इतना पता होना चाहिए हमें, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा बेंजोइक एसिड है, अगर तुम देख पा रहे हो, है ना, बेंजोइक एसिड है, उस पे हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, तो लोएस्ट लॉकेंट रूल के हिसाब से हम नंबरिंग देते हैं। अगर तुम ऐसे चलोगे 1 2 3 4 5 6, तो 4 और 6 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, जो कि गलत है। अगर तुम ऐसे चलोगे 1 2 3 4, तो 2 और 4 पे आ रहा है, तो 4 और 6 गलत हो जाएगा ना। तो इसकी जो नंबरिंग है वी कैन बेसिकली डू लाइक दिस। देखो अगर ये मैं 1 कहूं, दिस इज 2 3 4 5 और 6, तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है? क्लोरो है और ब्रोमो है, तो लिखा कौन जाएगा? पहले ब्रोमो। 4 पे है ब्रोमो, ठीक है, 2 पे है क्लोरो, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजोइक एसिड। क्या आप ये नाम दे सकते हैं? बोलो, यहां तक क्लियर है? तो बेसिक नॉमेनक्लेचर, इससे ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा और नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस आप वहां कर लेते हैं द IUPAC सेगमेंट जो GOC में है। अभी फॉर नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड करने के लिए दिस मच इज सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। चलो मैं एक और चीज तुम्हें सिखाना चाहती हूँ बेटा, अभी जो आगे चैप्टर में काम आएगा वो क्या है? कुछ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, ऐसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो देखो कुछ ऐसे नजर आते हैं, CH2N C डबल बॉन्ड OH। ये क्या बता रहे हो शिल्पी मैम? मैं तुमसे ना ट्रिक शेयर कर रही हूँ। कुछ ऐसी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जो तुम अक्सर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना उनका कॉमन नेम काफी यूज करते हो, और कॉमन नाम से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो इसीलिए मैं एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ जो तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। देखो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जनरल, इस टाइप की जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर इनमें N की वैल्यू 0 होती है तो क्या बनेगी वो? देखो स्ट्रक्चर ये बनेगा, है ना। अगर N की वैल्यू हम 1 रख देते हैं तो कैसी एसिड बनेगी? देखो ये होगा ऐसे ही। अगर N की वैल्यू 2 रख देते हैं तो क्या होगा? CH2 2 COOH COOH, ओके। ऐसे ही N की वैल्यू जब हम 3 रख देंगे तो वी विल गेट CH2 3 COOH
COOH। N इज इक्वल टू 4 में क्या होगा, CH2, 4 कार्बन यहाँ, और एक ये 5वां कार्बन, ये 6ठा कार्बन, ठीक है। और लास्ट इज N इज इक्वल टू 5। इनके लिए ट्रिक क्या है, तुम इन एसिड्स का तुम्हें नाम पता होना चाहिए सबका, ठीक है। अब मैम ये सारी एसिड्स का नाम कैसे याद रखेंगे शिल्पी मैम, ये क्या बोल रहे हो आप, कर सकते हैं। देखो ट्रिक है ओम्स गैप। क्या यूज करोगे, ओम्स गैप। ओम्स गैप याद रखना, ठीक है। ओम्स गैप का मतलब क्या होगा, यहाँ पे O स्टैंड करता है ये, अगर N इज इक्वल टू 0 है, ध्यान से देखो N की वैल्यूज इनके ऊपर लिख लो, N की वैल्यू ऊपर लिख लो, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 4 एंड 5, ठीक है। ये क्या है, दिस इज ओम्स गैप। अच्छा, अगर ओम्स गैप को देखोगे तो ये O क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, ये एसिड होती है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। M का मतलब क्या है, M से बताओ, सुना होगा कोई तो, मेलोनिक एसिड। M से क्या है, मेलोनिक एसिड। कोई एसिड पता होगी आधे बच्चों को, ये ट्रिक नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैम ने बता दिया है। तो M से क्या है, मेलोनिक एसिड, ठीक है। S से क्या है, S इज द सक्सीनिक एसिड। क्या है, सक्सीनिक एसिड है, ठीक है, सक्सीनिक एसिड, ओके। अच्छा, ओम्स में ओम स्टैंड फॉर ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सीनिक। G से क्या है, ग्लूटारिक एसिड। कौन सी है, ग्लूटारिक एसिड है, ये वाली ग्लूटारिक एसिड। A से क्या है, एडिपिक एसिड। ये कौन सी है, एडिपिक एसिड। जनरली इतनी तो पता होनी ही चाहिए, ठीक है। लास्ट वाली ना भी पता चलता है, बट पिमेलिक एसिड है ये। ओम्स गैप पूरी ट्रिक है तो सबका नाम पता होना चाहिए, राइट। तो ये बहुत आसान तरीका है, इन तरीके की डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जेई में अक्सर इनके ना कॉमन नाम के ऑप्शंस दे देता है, जैसे कंपाउंड में आंसर पूछ लिया है ना, और ऑप्शंस ऐसे हैं ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सीनिक, एडिपिक, तो कंफ्यूजन होता है। तो ओम्स गैप को याद रखना है तुम्हें ट्रिक से, ओम्स ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सीनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक और पिमेलिक एसिड, ठीक है। ये एज इट इज ध्यान रख सकते हो। N 0 से लेके 5 तक जाता है। 0 भी याद रखो, ऑक्सैलिक, ओ 0 जैसा ही लग रहा है, 0 0 है ना, दैट्स ऑक्सैलिक। क्लियर है, ये बात क्लियर है बेटा, यस। चलो आगे चले अब हम, चलो तो यहां से लेट मी ऐड अ स्लाइड, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, डेरिवेटिव्स को भी अभी देख लो। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के क्या क्या डेरिवेटिव्स हैं जिनसे तुम्हें रूबरू होना पड़ेगा अभी। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स है हमारे पास, RC डबल बॉन्ड OH। अगर इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर हम OH ग्रुप को हटा दें, देखो अगर मैंने OH ग्रुप को हटा के कुछ ग्रुप मान लो Z से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये क्या बनता है, दिस इज द डेरिवेटिव। ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, तो वी कैन कॉल देम एसिड डेरिवेटिव्स। हम इन्हें क्या बुलाएंगे बेटा, एसिड के डेरिवेटिव्स बुलाएंगे। अच्छा, अब एसिड डेरिवेटिव बुलाएंगे। यहाँ पे ये जो RCO ग्रुप होता है ना, इसको एसाइल ग्रुप बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप, ठीक है। और ये जो Z होता है, ये अलग अलग कुछ भी ग्रुप्स हो सकते हैं जो भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। तो जो भी आपके न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप्स होते हैं, जैसे CH3 है, CH3COO है, ठीक है, या फिर OCH3 है एटसेट्रा, या NH2 है, राइट। तो ये कुछ भी ऐसे ग्रुप्स हो सकते हैं बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप, जिससे हम OH को सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या बात क्लियर है, बोलो यस। चलो अब क्या क्या एसिड डेरिवेटिव्स हमें पढ़ने हैं। तो देखो अगर OH हटा के हम कोई हेलोजन सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे बनने वाले डेरिवेटिव्स कहलाते हैं एसाइल हैलाइड। ये ग्रुप तो एसाइल है और यहाँ हैलाइड है, ठीक है, दिस इज एसाइल हैलाइड, करेक्ट है। अगर मान लो अगर मैंने OH को हटा के NH2 से रिप्लेस किया तो RCONH2 अमाइड कहलाता है। कौन सा ग्रुप होता है, अमाइड ग्रुप होता है। अच्छा, अगर OH हटा के मैंने OR लगाया तो RCOOR, ये एक एस्टर होता है, दिस इज एन एस्टर, ठीक है। अगर मान लो OH हटा के RCOO ग्रुप बनाओगे तो दिस इज द एनहाइड्राइड। ये क्या है, एनहाइड्राइड है। आगे इन पे डिटेल डिस्कशंस हम करेंगे जब केमिकल रिएक्शंस में पढ़ाऊंगी। ये पूरा जो पार्ट था ये इंट्रोडक्शन था,
ठीक है, इसके बाद हम प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। तो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज द कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बनाने के तरीके क्या क्या हैं। जो भी तरीके मैं बताऊंगी इनमें से मैक्सिमम तरीके आपने पहले कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे किसी चैप्टर में। अगर किसी बच्चे का बैकलॉग है ऑर्गेनिक में तो मैं फिर से बता दूं बेटा, ऑर्गेनिक इज टू बी डन लाइक अ वेब सीरीज। तो मेक श्योर करो कि तुम पूरा अच्छे से उसको पहले जो पिछले चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करो। ठीक है, देखो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बना सकते हैं। कंट्रोल ऑक्सीडेशन मैम कैसे करेंगे? मैंने एक एल्केन लिया है ना, एल्केन को ट्रीट किया है किसके प्रेस में? ऑक्सीजन, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हमें क्या कंडीशन चाहिए? हमें हीट करना पड़ता है एल्केन्स को, राइट, विद रेगुलेटेड ऑक्सीजन सप्लाई जो हमने डाल दी है एट हाई प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। आपको कैटलिस्ट की भी आवश्यकता पड़ती है। जनरली जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं मैंगनीज एसीटेट होता है, पूरा ही लिख रही हूं, मैंगनीज एसीटेट हम यूज करते हैं यहाँ पे, जो कि आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो एल्केन्स तुम खुद ही सोचो, एल्केन से एसिड कैसे बना सकते हैं? इतना आसान तो नहीं होगा भाई। एल्केन को ऑक्सीडाइज कराना है, एल्केन को सीधा एसिड बनाना वुड बी सो डिफिकल्ट। तो यही रीजन है कि हमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर चाहिए होता है एंड वी आर एक्चुअली डूइंग द ऑक्सीडेशन है ना। तो ये एल्केन है, हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे मैंगनीज एसीटेट की प्रेजेंस में, एक कैटलिस्ट यूज करेंगे हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो एल्केन्स को जब लगातार हीट किया जाए, रेगुलेटेड ऑक्सीजन की सप्लाई आती रहनी चाहिए, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर हो, और फिर तुम एक कैटलिस्ट ऐड करो जो जनरली अपन यूज करते हैं मैंगनीज एसीटेट होता है। ठीक है, तो यहां से होता क्या है, ये जो आपका जैसे एल्केन जो 2 कार्बन का था, इसमें एक कार्बन सीधा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो तुम्हें यहां से सीधा एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? सीधा एसिड मिलेगा, साथ में वाटर गोज आउट। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस नहीं की हमने, बैलेंस करना चाहो रिएक्शन कर सकते हो, नॉट दैट डिफिकल्ट, बट ये होता है। समझ गए? बोलो, क्या बात समझ गए हो एवरीवन? ठीक है, चलो, तो इतना बेसिक तो ध्यान में रखना है तुम्हें, बाकी बैलेंसिंग वगैरह ना करो। एग्जाम में तो जेई में तो ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं, बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। हमें सीधा बस पता हो कि मेन प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। क्लियर है क्या वाली बात? बोलो। तो ये पहला तरीका है जिससे हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करके एल्केन का इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस तो मैंने पिछले सेशंस में बेटा बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाया है। मैं फिर से बता रही हूं कि अगर किसी बच्चे ने पहले मेरा कोई ऑर्गेनिक का सेशन मिस किया है तो प्लेलिस्ट अब तक पूरी अपडेट हो चुकी है। हेलो एल्केन्स, हेलोरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, आप जरूर कंप्लीट करिएगा। समझ गए? बोलो। ठीक है, चलो, हाँ, तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि अगर हम एल्कीन्स का ओजोनोलिसिस कर देंगे तो किस तरीके से रिएक्शन होती है। तो पहली बात तो ये कि मैम अगर एसिड बनाना है तो किस तरीके से करेंगे ओजोनोलिसिस। यहाँ चलो आगे देख लेते हैं, लिखा ही हुआ है नेक्स्ट स्लाइड पे, इसको इरेज कर रही हूँ यहाँ से। अगली स्लाइड पे लिखा हुआ ओजोनोलिसिस, तो वहीं पे बता दूंगी। ये वाला तरीका क्लियर है? तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो शिल्पी मैम ने समझाया वो कौन सा है? एल्केन का ऑक्सीडेशन करा के हम कैसे एसिड्स को बना सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद दूसरा तरीका देखो, हम एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन कैसे कर सकते हैं। क्या मैम? अच्छा भाई, एल्केन ऑक्सीडेशन से एसिड्स दे रहे हैं तो क्या एल्कीन्स नहीं देंगे? एल्कीन भी लाइक हम क्यों रेस में पीछे रहे ब्रो। देखो, एल्कीन्स जो है दे कैन बी ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। किस कंडीशन में? एसिडिफाइड या हॉट एल्केलाइन, KMnO4 या डाइक्रोमेट, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए हमें। हमने कौन से एजेंट्स लिए हैं? एसिडिफाइड या हॉट एल्केलाइन। बेसिकली KMnO4 तो आप एल्केलाइन में ले लो, एसिडिक में इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तभी हम कह रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड विद एसिडिफाइड या फिर हॉट एल्केलाइन KMnO4 या डाइक्रोमेट को हम एसिडिक में ही लेते हैं, राइट। तो इसको ले सकते हो। आपको प्रोडक्ट कैसे बना रहे हैं? जैसे आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस किया करते थे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जैसे करते हैं। देखो यहाँ पे एक एल्कीन है हमारे पास, हम क्या करेंगे? पाई बॉन्ड तोड़ देंगे, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन। अब तुम कहोगे मैम
यहां से तो मुझे एल्डिहाइड लग रहा है बनेगा। देखो मैम एल्डिहाइड बन रहा है RCHO और मैम R-CHO। देखो मैंने कहा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जैसे एल्कीन का करते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में कभी भी एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनता ही नहीं है, या तो कीटोन्स बनते हैं या एसिड्स बनते हैं। तो अगर तुम्हें लग रहा है एल्डिहाइड है, उस एल्डिहाइड को काट के उसका एसिड बना दिया करो, उस एल्डिहाइड को काट के एसिड बना दो तुरंत। याद रखो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में एल्डिहाइड का मतलब ही नहीं है वो आ जाए, बनेगा ही नहीं। ठीक है, समझ गए हो? तो आप क्या करेंगे, सीधा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर देंगे हम एल्कीन का, और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हैं तो वी नो दैट कीटोन्स या एल्डिहाइड्स बनते हैं, यहां से सीधा कीटोन्स या सॉरी एसिड्स बनते हैं। तो ये देखो RCOH, एक एसिड इस पार्ट से आएगी और दूसरी एसिड इस पार्ट से आएगी। समझ गए हो? क्या ये बात क्लियर है? यस। ऐसे देखो नेक्स्ट कि MnO4 बेसिक मीडियम में ले रखा है, हीट कर रखा है, तो तुम समझ के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्कीन पे है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर देंगे। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो CH3COOH एसिड यहां से बनेगी एक, और एक यहां से भी सेम ही बनेगी, 2 मोल्स बेसिकली इसके बन जाएंगे। वी कैन से दैट। क्या ये बात क्लियर है? बोलो यस। तो ये क्या बिल्कुल वैसे ही नहीं है जैसे ओजोनोलिसिस करते हैं एल्कीन का? हाँ वही तो है मैम। देखो RCH डबल बॉन्ड CR2। ठीक है, मैंने कहा ओजोनोलिसिस कर दो एल्कीन का। कैसे करते थे ओजोनोलिसिस एल्कीन का? हम क्या ऐड करेंगे, ओजोन करेंगे पहले स्टेप में। जिंक नहीं होना चाहिए, ओजोन पानी या H2O2 डाल दो, मैंने H2O2 दे दिया। ठीक है, H2O2 तो पता चल गया ऑक्सीडेटिव। ओजोनोलिसिस कौन सा है? ऑक्सीडेटिव, रिडक्टिव नहीं, ऑक्सीडेटिव है। तो OO लगाया, लग रहा है एल्डिहाइड बनेगा। देखो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की ट्रिक मैं दोबारा बता दूं, मैंने पिछले चैप्टर्स में भी बताई है, मैं फिर से बता रही हूं। जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करोगे तो पहले बस डबल बॉन्ड तोड़ो, OO लगा दो दोनों साइड, डबल बॉन्ड तोड़ा OO लगा दो। फिर देखो ये एल्डिहाइड बन रहा है, देखो OO लगाने पे ये तो एल्डिहाइड बन रहा है और वो दूसरे वाला कीटो बन रहा है। कीटो को तो छोड़ दो एज इट इज, एल्डिहाइड को काट के एसिड बना दो। एल्डिहाइड RCHO है, इसका एसिड RCOOH। डायरेक्ट ट्रिक होती है ये, इससे क्वेश्चन तुम बहुत आराम से मेंस में कर लेते हो ओजोनोलिसिस के। ठीक है, तो वी विल हैव RCOOH प्लस कीटोन को हम छोड़ देते हैं। कीटोन का तुम्हें पता है नॉर्मल कंडीशंस में ऑक्सीडेशन नहीं होता है अनलेस कार्बन चेन को तोड़े बिना, ऑफ कोर्स, है ना। तो इस तरीके से हम करते हैं। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो ये दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड का। पहले कैसे एल्केन से बनाएंगे, दूसरा एल्कीन्स से कैसे बनाते हैं, तीसरा एल्काइन की ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस तो सारी रिएक्शन सिंपल है और आसान है। अगर एल्काइन का ओजोनोलिसिस भी करना है, बॉन्ड तोड़ो, ट्रिपल एसिड बना दो दोनों तरफ, RCOOH और R-COOH। समझ गए? ठीक है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एल्काइन से भी बना सकते हैं। ये तीसरा तरीका था। चलो चौथा तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया, अब भी आया, 2025 में ही सवाल आया यहां से, और इंटीजर टाइप सवाल था। इंटीजर टाइप था, क्वेश्चन भी बता देती हूँ क्या था। क्वेश्चन था कि इनमें से कौन से कंपाउंड्स हैं जो फाइनल प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड देंगे, इस तरह पूछा गया था और वो इसी का क्वेश्चन था। क्या यहां तक क्लियर है सब कुछ? बताओ आगे चले, करें इसे कंटिन्यू। देखो एल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करना, ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बताया। तो इसमें तो बताया कैसे, vigorous oxidation of alkyl benzene with chromic acid और acidic या alkaline TMNO। मतलब मैम क्या कर सकते हैं, एरोमेटिक ऑक्सिलिक एसिड को हम एल्काइल बेंजीन से बना सकते हैं, यानी बेंजीन के ऊपर एल्काइल। ये हमने ले लिया टोलुइन। ठीक है, कंडीशन क्या लेनी है, आप क्रोमिक एसिड ले लो या फिर आप क्या कर सकते हैं जो कॉमनली एग्जाम में दिया होता है, TMNO। लेट्स से मैंने बेसिक मीडियम में ली, हीट के साथ थोड़ा सा हीट आपको दिया होगा। तो इसमें आपको करना क्या होता है, ध्यान से सुनो, प्लीज ध्यान से सुनो। देखो जो कार्बन आपका बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन, जो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को क्या बुलाते हैं, अल्फा कार्बन बुलाते हैं। ठीक है, ये जो अल्फा कार्बन है बेटा, इस अल्फा कार्बन के पास क्या होने चाहिए, इसके पास
एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, थ्री कंडीशन है, लिख लो इसे, हाइड्रोजन इनसाइड चेन। ये तरीका काम ही तब करता है जब साइड चेन के पास अल्फा हाइड्रोजन हो। वो कौन है? ये कार्बन अल्फा है, तो इसमें लगा हुआ हर हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। तो आई कैन से दैट कि ये अपना जो हाइड्रोजन ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। तो एक होना चाहिए साइड चेन के अंदर। दिस इज द मेन कंडीशन दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो पहले क्या बनता है? ये एसिड सॉल्ट बनेगा, क्या? CO OO माइनस, इधर K प्लस है, तो पहले क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। अब आप इसके हाइड्रोलिसिस कर दो, इसे H+ आयंस प्रोवाइड कर दो, तो आपको वेदांतु की तत्व किताबें। इन किताबों में ये खास पावर है कि ये बहुत कम समय में बच्चे का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा पाती हैं, और वो भी फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ। हर कॉन्सेप्ट के नीचे एक QR कोड भी दिया गया है, जिसको स्कैन करते ही एक कॉन्सेप्ट वीडियो आ जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, JEE के सारे सवाल 4 एक्सरसाइजेस में बांटे गए हैं। पहला एक्सरसाइज हर उस जेई क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को तोड़कर आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। दूसरा एक्सरसाइज JEE मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तीसरा एक्सरसाइज एडवांस के कॉन्सेप्ट्स को तोड़ तोड़ के समझाने के लिए। और चौथा एक्सरसाइज JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप इन वेदांतु की तत्व किताबों से पढ़ना शुरू कर दीजिए, जिंदगी काफी आसान महसूस होगी। क्या मिलता है आपको? जो है में तो आपको सीधा एसिड वाला पार्टी बनाना है, चाहे जो भी एल्काइल ग्रुप हो, कितना बड़ा एल्काइल ग्रुप हो, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो तुम्हें बेंजोइक एसिड बना के देगा, मगर शर्त यही है कि तुम्हारा के पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। समझ गए? वो एक कंडीशन बोलो। यस, ये देखो, जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जाम्पल, ओके, इसमें हमने क्या किया? सेम कंडीशन, KMnO4 बेसिक मीडियम में लिया मैंने और हीट। अब मैंने देखा कि अच्छा, बस तुम्हें देखना है कि एक अल्फा हाइड्रोजन है तो पूरा पार्ट सीधा COOH में भेज दो। कुछ नहीं देखना तुम्हें, ना लेफ्ट ना राइट, जैसे तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन दिखा, तुम्हें तुम्हारी बेंजोइक एसिड मिल गई। खत्म बात। समझ गए बात? बोलो। अच्छा, इसमें हम ये वाला स्टेप कर सकते हो। पहले अगर तुम सॉल्ट दिखाना चाहो, पहले सॉल्ट बन गया, H+ आयंस देंगे तो वी गेट बेंजोइक एसिड। ठीक है, बोलो। क्लियर एवरीवन? ये बात मेरा क्लियर होनी चाहिए, और ये क्वेश्चन इस पे आते हैं एग्जाम में। ठीक है, इस चीज को एक बार ध्यान से देख लो, ताकि आगे कभी भूलो। देख लो इसे, मतलब ये कह सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप्स जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। लिख लो इस बात को, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप्स आर ऑक्सीडाइज्ड। प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप्स आर ऑक्सीडाइज्ड। प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप्स आर ऑक्सीडाइज्ड। टर्शियरी इज नॉट। टर्शियरी एल्काइल ग्रुप ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, यानी कि टर्शियरी एल्काइल ग्रुप जैसे मान लो हमारे पास केस ऐसा एल्काइल, अगर इसके केस में भी तुम सेम कंडीशन डालोगे तो ये बेंजोइक एसिड नहीं देगा, क्योंकि इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। क्या ये बात सही है? तो पूरी की पूरी साइड चेन को उठा के एसिड बना देना है, अगर ये कंडीशन वैलिड होता है। यही तरीका है कि हम कैसे एसिड्स को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्काइल बेंज। क्या है यहाँ तक चीजें? ये बहुत सिंपलीफाइड चीज है, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन देखो, कहता है फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट, यही ऑक्सीडेशन हम करा रहे हैं। कंडीशन ले लो, ऑर्थोजाइलिन है हमारे पास, KMnO4 ऑक्सीडेशन करा रहे हैं हम। कब करोगे? क्या दोनों कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है? यस, तो दोनों को ही ऑक्सीडाइज करा के एसिड बना दो। दोनों को ही भाई ऑक्सीडाइज करा के क्या करोगे? एसिड बना दोगे। क्या ये बात सही? आगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स की हाइड्रोलिसिस से हम लोग कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं? प्लीज ध्यान देना बेटा। ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स ऑन हाइड्रोलिसिस विद aqueous OH ion solution फॉर्म मोनो कार्बोक्सिलिक। इसका क्या मतलब है? जैसे ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स
यानी कि तुम्हारे पास तीन तीन हेलोजन है जो इस कार्बन से, मतलब तीनों हाइड्रोजन को हटा के हमने क्या कर दिया, हमने हेलोजन लगा दिया है, ये ट्राई हेलोजन। इसको ट्रीट करेंगे हम, जैसे मान लो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया एक्वस, ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा, हेलोजन को हटा के OH लगाएगा। तो यहाँ तीन हेलोजन है तो 3 मोल NaOH ले लो, यहाँ से देखो 3 सोडियम, ये 3 हेलोजन, ये तो निकल जाएंगे, निकल जाएंगे, बोलो देखो 3 मोल्स ऑफ NaX, सोडियम हैलाइड बाहर, हमें मिलेगा क्या, RCOH, X हट के OH आ गया, इधर भी आ गया और इधर भी, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बात सही है, बोलो। अब तुम्हें पता है एक कार्बन में भाई 2 OH ही अनस्टेबल होते हैं, majority ऑफ द केसेस में, है ना, एक कार्बन में 2 OH कहाँ एग्जिस्ट कर पाते हैं, नहीं कर पाते, वाटर निकल जाता है। तो यहाँ तो 3 OH ग्रुप्स है भाई, 3 OH ग्रुप्स है, तो पानी का निकलना निश्चित है, तो यहाँ से होगा क्या, H2O को बाहर निकाल दो, H2O बाहर निकाल दी, हमें क्या मिलेगा, RCOH, एसिड बना सकते हो, बोलो यस, एसिड बन गया, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया क्या हमने, RCOH, तो यस, अगर फिर से NaOH इसके साथ क्या कर दें तो सॉल्ट बन जाएगा, तो Na बना सकते हैं क्या। ये सिंपल तरीका है कि आप एसिड को एल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस से भी बना सकते हैं, ठीक है। देखो मान लो हमारे पास है क्लोरोफॉर्म, ClCl3 और 3 मोल NaOH हमने लिए हैं, तुम्हें ध्यान रहेगा कि ठीक है यहाँ पे 3 सोडियम 3 Cl NaCl के रूप में बाहर चले गए होंगे, चले जाएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब हमें जो मिलता है वो क्या होता है, CH पे 3 OH ग्रुप। अब यहाँ से हमें पता है वाटर निकलेगा, तो वी गेट, ये कौन सी एसिड होगी बताओ, COOH, फॉर्मिक एसिड होगी, तो एक ही कार्बन है ना इसमें, तो ये तरीका भी काफी ज्यादा आसान है, देखो नोट कर रहे हो, यहाँ से 3 मोल NaCl बाहर निकल गया, लिखा नहीं है, लिखना चाहो लिख सकते हो। तो दिस इज इजी हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, कैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका तब जो था, एक तो अभी साइड चेन ऑक्सीडेशन मैंने बताया था, है ना, साइड चेन ऑक्सीडेशन। दूसरा मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है ग्रेनार्ड रिएजेंट, ध्यान से लिख लो कि ग्रेनार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कैसे बनाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में किसी ना किसी रिएक्शन में जरूर आएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से देख लो। देखो ग्रेनार्ड रिएजेंट्स जो होते हैं, तुम्हें पता है सोर्स ऑफ R माइनस, डेल माइनस से डेल प्लस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इनसे अटैक, और ये कार्बन क्या है, कार्बन पाई बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है ना, अपने बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोफिल बनती है, तो ये एल्काइल ग्रुप पे बैक मारेगा। हाँ, ड्राई कंडीशन जरूरी है, क्योंकि जहां ग्रेनार्ड आ गया, अगर उसे एक प्रोटॉन मिल गया तो वो क्या करेगा, एल्केन का फॉर्मेशन करता है ना, तो ये बात ध्यान। अब बनेगा क्या, देखो RC, एक डबल बॉन्ड O इंटैक्ट है कार्बन का, अच्छा O माइनस ताकि MgF जुड़ जाए होगा, बोलो अब क्या करें, पानी दे दो, तो अब ये क्या बनेगा, RCOO, कह सकते हैं साथ में MgX, बहुत अच्छा तरीका है ये, आपने स्टेप अप कर दिया, यानी आपने कार्बन को बेटा बढ़ा दिया है, यू हैव डन अ स्टेप अप, स्टेप अप समझ रहे हो, आपने कार्बन को बढ़ा दिया भाई। तुम देखो साइड प्रोडक्ट क्या होते हैं, आपने क्या किया था, आपने ग्रेनार्ड में एक कार्बन लिया था, एक कार्बन आप एक्चुअली CO2 से ले आए हैं, तो बेसिकली जो एसिड मिलता है, तो जो एल्काइल ग्रुप था उसमें एक एक्स्ट्रा कार्बन जो CO2 से आ रहा है वो ऐड हो जाता है, तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया टू प्रिपेयर द कार्बोक्सिल, कि हम ग्रेनार्ड रिएजेंट को CO2 के साथ रिएक्ट करा दें, ओके, तो इससे स्टेप अप हो रहा है, कार्बन भी इंक्रीज हो गया हमारा पैरेंट चेन। ये तरीके को क्वेश्चंस में हम काफी ज्यादा यूज
ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अभी मैं सारी रिएक्शन साथ साथ करा के बेसिक क्वेश्चन करा दी, जो पीवाईक्यूज है वो लास्ट में मैंने कराए हैं। तो पीवाईक्यूज मतलब साथ साथ भी है बहुत सारे पीवाईक्यूज, मगर लास्ट में भी मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, क्योंकि जब साथ साथ कोई रिएक्शन पढ़ते हैं उसका क्वेश्चन वहीं कर लेते हैं तो आसान होता है ना। ये क्वेश्चन अभी करोगे तुरंत हो जाएगा, मगर पीवाईक्यू अब जब तुम पूरा सेशन खत्म होने के बाद एंड में पीवाईक्यूज करोगे तो रिएक्शन थोड़ा मिक्स मैच हो जाएंगी, है ना, तो इतना फ्रेश नहीं रहेगा, तो तुम्हें रिकॉल करने से ना रिवीजन होगा, तुम ध्यान रख पाओगे, तुम्हें पता चलेगा कितना रिटेन किया है तुमने, तो इसी रीजन। क्वेश्चन कहता है द एसिड फॉर्म व्हेन प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद CO। क्या दिया है? प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब मैम मतलब प्रोपाइल कार्बन है C3H7 MgBr, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ट्रीट किया है CO2 के साथ, तो होगा क्या? अटैक करेगा कार्बन पे, यहां से ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन Hg गई तो वी गेट C3H7 C डबल बॉन्ड O Mg। अब जैसे इसे H+ आयॉन्स मिलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? C7, यानी ब्यूटे प्रोपाइल कर सकते हैं फर्स्ट करेक्ट आंसर। अब ये रिएक्शन देखते हैं एग्जाम्पल भी। ओके, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड देखो, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। तो जब भी हमारे पास नाइट्राइल्स होते हैं, नाइट्राइल्स को हम हाइड्रोलाइज करते हैं, पहले जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है तो यहां से अमाइड का फॉर्मेशन होता है। देखो जुगाड़ से इसको ध्यान रखने का तरीका बता रही हूँ, ये आपका नाइट्राइल है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, जैसे अगर आप एक CN बॉन्ड तोड़ते हैं, एक HOH इधर, ठीक है, ऐसे एक और बॉन्ड तोड़ोगे, एक H एक OH इधर, एक काम में 2 OH स्टेबल नहीं होते, यहाँ से वाटर अगर निकल जाएगा तो आप ऐसे ध्यान रखो, ये देखो अमाइड मिल रहा है RCONH2, ठीक है। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस जब होता है तो पहले नाइट्राइल से अमाइड का फॉर्मेशन होता है, समझ के, पहले क्या मिलता है? अमाइड का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H+ या OH आयन एज द कैटलिस्ट, ठीक है। अब अगर फर्दर हम आगे हाइड्रोलिसिस करें, अमाइड को अगर हम आगे फर्दर हाइड्रोलाइज करें एसिडिक या बेसिक मीडियम H+ या OH आयन, तो ये अब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, अमोनिया गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। क्या बात क्लियर है? बोलो यस। फर्दर हाइड्रोलिसिस पे क्या होगा? आप देखो ऐसे ध्यान रखो, मैं दोबारा से बता रही हूँ कि कैसे आप इस रिएक्शन को ध्यान में रख सकते हैं। जैसे आपके सामने है आपका साइनाइड, आप करेंगे क्या? जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे, 2 बॉन्ड तोड़े, 2 H यहाँ नाइट्रोजन के पास, ठीक है, और 2 OH यहाँ। अब एक काम में 2 OH तो स्टेबल नहीं होते, यहाँ से पानी निकलेगा, है ना, और ये क्या बना? RCONH2, देख सकते हो RCONH2, ठीक है। अब इसकी फर्दर जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, पानी HOH ऐसे ऐड कर दो, तो ये एसिड बन गया और ये अमोनिया बन गया। ध्यान रखोगे? इजी है टू रिमेम्बर, ओके। चलो, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो आपके नाइट्राइल्स हैं वो हाइड्रोलाइज होके अमाइड देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन और OH आयन एज अ कैटलिस्ट, और अमाइड फर्दर हाइड्रोलाइज होके एसिड्स देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H+ और OH आयन एज अ कैटलिस्ट। क्या ये बात क्लियर है? बोलो। तो यहाँ देखो ये इथेन अमाइड है, इसकी हाइड्रोलिसिस कराई है, तो हमें क्या मिलेगा? इधर एसिड मिलेगा 2 कार्बन का CH3COOH और साथ में अमोनिया गैस, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही देखो यहाँ पे हमने बेंजामाइड लिया है, तो बेंजामाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड मिलेगा, बेंजोइक एसिड, और अमोनिया इज आउट। क्लियर है? ओके, यहाँ तक सॉर्टेड है चीजें? यस मैम। चलो, तो एक क्वेश्चन बताओ, इट्स अ PYQ। सवाल कहता है ए क्या है, इसमें आपको बताना है व्हाट इज ए।
अगर ध्यान से देखो तो हमने एक नाइट्राइल लिया है, नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करके ए मिला, उस ए की हाइड्रोलिसिस से हमें एसिड मिला, तो मतलब यार अमाइड ही बना होगा बीच में, है ना। पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया तो RCONH2, तो दिस इज लाइक ए राइल ग्रुप। तो हमारे पास देखो ये रहा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट कर सकते हो। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, है ना। तो ऐसे इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम में। क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? आगे चल सकते हैं? यस। चलो नेक्स्ट मेथड है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। ये मेथड भी पहले तुम पढ़ चुके हो अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स के चैप्टर्स में भी, और एल्डिहाइड्स में भी जब शुरू में किया था तो मैंने कराया था। देखो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की जब हम बात करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल्स जो होते हैं, अगर हम उन्हें ऑक्सीडाइज करें, मान लो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ना कह के माइल्ड बोल लो चलो, कि जब हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल है और हम इस पे एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो ये एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। इस एल्डिहाइड का जब फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो ये एसिड बनता है। अगर आप इस प्राइमरी अल्कोहल के अंदर सीधा ही बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे तो ये सीधा एसिड बन जाता है। क्या ये बात ध्यान है तुम्हें? बताओ। तो इसके लिए कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए? तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करो, जैसे कि MnO4 है, एसिडिक में बेसिक में, है ना, ये अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटेशियम डाइक्रोमेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम में काम करता है, राइट। ओके, जॉन्स रिएजेंट ले सकते हो आप, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जॉन्स रिएजेंट। तो जितने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो आपका ये काम करा सकते हैं कि वो प्राइमरी अल्कोहल को कहें कि भैया ऐसा है, तुम सीधा ही ना क्या बन जाओ, एसिड बन जाओ। क्या ये बात क्लियर है? बोलो यस। अच्छा, कि MnO4 को आप एसिडिक बेसिक दोनों में ही ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट को एसिडिक में लेना है, ठीक है। अच्छा, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को एसिड में, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में लिया, जॉन्स रिएजेंट, ये आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। अब अगर हम कुछ करें क्वेश्चंस, जैसे कि यहाँ पर आ जाओ, ये देखो प्राइमरी अल्कोहल है, अल्कलाइन की MnO4 डाल के दिया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? एसिड बना देगा, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में एसिड बनाएगा। ये देखो जरा, 1 डेकेनॉल है, जॉन्स रिएजेंट, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एसिडिक मीडियम सल्फ्यूरिक एसिड में, तो क्या करेगा? पूरा एल्काइल ग्रुप इंटैक्ट रहेगा, आपके पास सीधा एसिड बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? बोलो यस, ठीक है। तो इनसे बना सकते हो। अच्छा, क्या सेकेंडरी अल्कोहल से एसिड बना सकते हैं? देखो सेकेंडरी अल्कोहल को अगर तुम ऑक्सीडाइज कराओगे, भले ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, तो सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन पर ही रुक जाएगा। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता है, कार्बन चेन को तोड़ना पड़ता है जब जाके वो ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है। क्लियर? चलो देखो, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एन एसिड कॉन्टेनिंग 2 कार्बन। कौन सा है जो ऑक्सीडेशन पे एसिड देगा 2 कार्बन का? इथेनॉल दे सकता है, इथेन नाइट्राइल, इथेनमाइड या इथेनमीन। तो अभी तो तुमने सबका देखा नहीं होगा ऑक्सीडेशन, बट इथेनॉल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इथेनोइक एसिड बना देगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। चलें आगे, बोलो नेक्स्ट। देखो अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन की हम बात करेंगे तो हाँ, ये चीज देखो, अगर एल्डिहाइड के अंदर हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स, आपने पढ़ा था एल्डिहाइड्स कीटोन्स में। बताओ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? देखो बहुत अच्छे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, टॉलेंस रिएजेंट है आपका, फेलिंग्स सॉल्यूशन है ना, और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। याद करो जब सिल्वर मिरर टेस्ट हो रहा था तो इनमें कीटोन्स ये टेस्ट नहीं दे रहे थे, एल्डिहाइड्स इस टेस्ट को दे रहे थे पॉजिटिव। वो भी जैसे टॉलेंस है, ये एलिफैटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड्स दे रहे थे, है ना। फेलिंग्स में एलिफैटिक एल्डिहाइड्स, बेनेडिक्ट भी एल्डिहाइड्स दे देते हैं। तो उसमें क्या हो रहा था? एसिड का सॉल्ट बन रहा था, ध्यान है तुम्हें? यस।
है ना। तो एल्डिहाइड्स के ऑक्सीडेशन से हम ये करा सकते हैं। अगर उस पे मान लो एल्डिहाइड पे तुम्हें कभी फेलिंग सोल्यूशन या बेनेडिक्ट दिया हुआ है या टॉलेंस दिया है, तो तुम समझ जाना कि हमें करना क्या है। जैसे हमारे पास एल्डिहाइड है, ठीक है, उस पे इन्हीं का ऑक्सीडेशन करा के हम एसिड बनाते हैं। वैसे एसिड का सॉल्ट बनता है, बट वो ऑक्सीडाइज हम करा सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में यूजिंग द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑन एल्डिहाइड्स। ठीक है, क्लियर है क्या ये बात? ये बात क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट देखो, प्रिपरेशन का अगला तरीका है हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड के डेरिवेटिव्स को हाइड्रोलाइज करके हम कैसे एसिड्स बना सकते हैं। आ जाओ भाई, देखो एसिड क्लोराइड है हमारे पास, याद है? यस, एसाइल क्लोराइड, एसाइल हैलाइड्स पढ़े थे, वही है ये, है ना। जब आप इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको करना क्या है, ये जो एसाइल ग्रुप है पूरा का पूरा इसका एसिड बना देना है। ठीक है, आपको किस तरीके से ध्यान रखना है कि OH हमने यहां डाल दिया, H यहां पे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, RCOH और HCl। क्लियर है? बोलो, क्या बात क्लियर है? हाँ जी, चलो इधर आ जाओ। एनहाइड्राइड्स अगर हमारे पास होंगे, R C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O R। जब यहां हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह OH H, ठीक है, तो क्या बनेगा देख लो, सेम RCOOH RCOH। अगर मान लो ये R डैश कर दूं मैं, एक R डैश, तो R डैश COH। ठीक है, अच्छा एस्टर का अगर हाइड्रोलिसिस किया तो इसी तरीके से। अच्छा, अब एस्टर हाइड्रोलिसिस को ध्यान से देखना। एस्टर हाइड्रोलिसिस में हम क्या कर रहे हैं, वाटर का एडिशन कर रहे हैं, है ना। तो एक अल्कोहल बनेगा, जैसे यहाँ H यहाँ OH, एक एसिड बनेगा, दोनों तरफ एसिड मत बना देना, RCOH एसिड और अल्कोहल। कर सकते हैं? बोलो, क्या क्लियर है? ठीक है, अब यहां देखो, जब हम अमाइड्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहां से भी हमें एसिड्स मिलेंगे। ये तो अभी तुमने किया भी है, पीछे थोड़ा सा ध्यान है, एसिड मिल सकता है हमें, तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं एसिड का हाइड्रोलिसिस। अब H+ आयन साथ में लिए तो आप अमोनियम आयन, यू कैन ऑब्टेन दिस, लिख लो। तो ये तरीके हैं जिससे हम एसिड डेरिवेटिव्स की हाइड्रोलिसिस करके जो है एसिड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्या ये चीजें क्लियर हैं? आगे चले। यस मैम, इस चैप्टर में मजा आना चाहिए तुम्हें, इंटरेस्टिंग है काफी। आगे देखो, ये कहता है कि इस रिएक्शन में आपने हाइड्रोलिसिस किया है, ओके, तो कह रहा है A और B क्या मिलेगा, बताओ A और B क्या बनेगा। हाँ जी, देखो एसाइल ग्रुप वाला एसिड के अंदर फॉर्म हो जाएगा, है ना, और ये वाला आपका NH4+ में जाएगा, तो व्हाट डू यू गेट, CH3COOH प्लस PH NH4+। ठीक है, कर सकते हैं, हाँ मतलब सॉरी नॉट NH4, NH3+, ओके क्लियर है, क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा है ना। हाँ, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, देखो ऑप्शन डी मैच कर रहा है, कर सकते हैं, ऑप्शन डी इज मैचिंग, यस। चलो और बताओ मैम, नेक्स्ट। चलो, तो कंग्रेचुलेशंस, तुमने प्रिपरेशन खत्म कर दिया है, और इसके बाद हम जो करेंगे दैट इज प्रॉपर्टीज नाउ। तो प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत जेनरिक सी हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें डिस्कस करना है, बट फिजिकल में भी देख लो। देखो जितनी भी तुम्हारी कम मेंबर्स की जो लोअर फैटी एसिड्स होती है अप टू कार्बन 10, ये कैसी होती है बेटा, दे आर कलरलेस। ठीक है, अप टू कार्बन 10 आर कलरलेस liquids, but the higher ones are colorless waxy solids। क्योंकि जैसे जैसे हाई मेंबर्स पे जाते हो, तुम्हें पता है मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, इंटरेक्शंस बढ़ती हैं, तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनिशियल मेंबर्स जो हैं वो है ना लाइट होते हैं, तो लो फैटी एसिड्स कार्बन तक यूजुअली लिक्विड्स होते हैं। फर्स्ट 3 मेंबर्स जो है उनका काफी पंजेंट स्मेल है, 4 से लेकर 9 कार्बन तक का स्मेल होता है ऑफ रैंसिड बटर, जैसे सड़ा हुआ सा बटर होता है। हायर मेंबर्स की कोई स्मेल नहीं होती। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, क्या मैम ये याद करना है, नोट्स में लिखना है, जरूरी नहीं है, ठीक है, नॉट नीडेड। देखो जो लोअर मेंबर्स होते हैं हाईली वाटर सोल्यूबल, लोअर मेंबर्स जो है हाईली वाटर सोल्यूबल, हाईली वाटर सोल्यूबल,
पानी में काफी ज्यादा सोल्यूबल होते हैं, मगर जैसे जैसे तुम्हारा जो होता है मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाएगी, सॉल्युबिलिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, तो वी कैन से एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। सॉल्युबिलिटी जो है बेटा वो डिक्रीज करती जाएगी, क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये बात क्लियर है, बोलो। चलो आगे देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर की तरह एग्जिस्ट करते हैं वेपर फेज के अंदर। ठीक है, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, राइट। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हायर है देन दोज ऑफ अल्कोहल्स ऑफ सेम मास, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो यस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स का अल्कोहल से भी ज्यादा है। तो अब तक तुम्हें ऑर्डर मिल गया होगा, है ना। तो अल्कोहल तक का ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का अब तक तुमने सारे फंक्शनल ग्रुप के साथ पढ़ा है। सबसे आगे अल्कोहल्स होते थे, मगर अब अल्कोहल से भी आगे कौन है, एसिड रहेगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है दे डिसोसिएट इन वाटर टू गिव यू रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोक्सिलेट आयन। RCOO- जो होता है, जो बेसिकली इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है, तुम देख सकते हो, देखो तो क्या एनायन बनेगा हमारे पास, देखो ये। अब अगर तुम ध्यान से देखो, इसमें RS बना सकते हो, और ये दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बेटा खतरनाक स्टेबिलिटी रखते हैं, पता है तुम्हें ये बात, है ना। इक्विवेलेंट RS की खतरनाक स्टेबिलिटी होती है, तुम ये देख लो इसको, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरा डिस्पर्स्ड है ना, दो इक्विवेलेंट RS इसमें बन रहे हैं। तो कोई स्पीशीज कितना एसिडिक होता है, वी नो दैट उसके बनने वाले कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देख लो। अगर जो कॉन्जुगेट बेस बना है वो अच्छा खासा स्टेबलाइज्ड है, तो तुम ये कह सकते हो कि वो भाई बढ़िया एसिड रहा होगा। तो तुम कह सकते हो कि मैम कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है, हाँ वैसे ये वीकर एसिड्स होती है मिनरल एसिड के मुकाबले। HCl एक मिनरल एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड मिनरल एसिड्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, मगर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या है, दे आर वीकर देन मिनरल एसिड्स, मगर वैसे स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैं अल्कोहल से या सिंपल फिनॉल से। ठीक है, ये बात तुम कह सकते हो इक्विवेलेंट RS स्ट्रक्चर की वजह से। तो एसिडिक नेचर पोजेस करते हैं बहुत अच्छे से। अच्छा, और अगर एसिडिक नेचर पे बात की जाए तो जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी है उतनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है, GOC से बात पता है। और जो कॉन्जुगेट बेस है बेटा वो एक एनायन है, ये बात समझो, वो एक एनायन है। तो किसी नेगेटिवली चार्ज्ड आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा कब होती है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं, कैसे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, तो मतलब जो आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ है, हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है, अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप्स इस पे लगे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इसको स्टेबल करेंगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हाई होगी, है ना। स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनर्स आ गए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इसके ऊपर लग गए, तो उससे क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। अनस्टेबल कॉन्जुगेट बेस, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, मैं ऑर्डर भी दिखा देती हूँ आगे, रुक जाओ स्लाइड में, आई हैव अटैच्ड ये सेम पॉइंट जो मैंने बताया, इधर देखो, ऑर्डर ऑफ मतलब ऑर्डर ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्रुप इन इंक्रीजिंग एसिडिटी। CF3 देखो, कार्बन पे 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो क्या भयंकर बढ़िया तरीके से माइनस आई होगा। तो उतना जितना ये CF3 अगर ग्रुप लगा हुआ है एक एसिड पे, तो कॉन्जुगेट बेस से इलेक्ट्रॉन खींच के उसे बहुत स्टेबल करेगा, तो ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। फिर नाइट्रो, फिर CN है, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और फिर फिनाइल है। तो इस ऑर्डर को ना थोड़ा सा ध्यान रखना, जिसने GOC अच्छे से पढ़ा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आपके लिए ये पोर्शन मुश्किल नहीं होगा। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की, जैसे कुछ एसिड्स है, यहाँ देखो, यहाँ पे जो ग्रुप हमने लगा रखा है वो फ्लोरीन है, तो जब यहाँ कॉन्जुगेट बेस बनेगा उससे फ्लोरीन का स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई है,
तो ये कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये एसिड सबसे बढ़िया है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करिए, उधर इधर की तरफ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, ठीक है। इसी तरह ये एग्जाम्पल है, देखो जितने एल्काइल ग्रुप हैं, यहाँ पे देखो एल्काइल ग्रुप प्लस आई होते हैं, उतने कॉन्जुगेट बेस को इलेक्ट्रॉन देके अनस्टेबल करेंगे ये, है ना। तो ये इस ऑर्डर में है। एसिडिक स्ट्रेंथ का पोर्शन तुम स्किप आउट कर सकते हो अगर जीओसी में अच्छे से पढ़ा है तो। समझ गए? बोलो चलो। एरोमेटिक एसिड्स, अब मैं तो सब कुछ अच्छे से पढ़ा रही हूँ भाई, ये मानते हुए मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ कि तुमने जीओसी भी, तुम्हारा हाथ कमजोर है उसमें, तुम भूल चुके हो उसे, इसीलिए मैं ये वाले कॉन्सेप्ट्स भी साथ साथ बताती हुई चल रही हूँ कि कोई बच्चा ये ना फील करे सेशन में कि अरे यार मुझे तो फोमो हो गया, मैं तो जीओसी करी नहीं, अभी क्या करूं, वो ना फील हो, इसीलिए, ठीक है। वेदांतु की तत्व किताबें, इन किताबों में ये खास पावर है कि ये बहुत कम समय में बच्चे का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा पाती हैं, और वो भी फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ। हर कॉन्सेप्ट के नीचे एक क्यूआर कोड भी दिया गया है, जिसको स्कैन करते ही एक कॉन्सेप्ट वीडियो आ जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जेईई के सारे सवाल 4 एक्सरसाइजेस में बांटे गए हैं। पहला एक्सरसाइज हर उस जेईई क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को तोड़कर आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। दूसरा एक्सरसाइज जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तीसरा एक्सरसाइज एडवांस के कॉन्सेप्ट्स को तोड़ के समझाने के लिए। और चौथा एक्सरसाइज जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप इन वेदांतु की तत्व किताबों से पढ़ना शुरू कर दीजिए, जिंदगी काफी आसान महसूस होगी। चलो, अगर एरोमेटिक एसिड्स के अंदर तुम्हें एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाए कि भाई ये एरोमेटिक एसिड्स हैं, इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो एक तो स्टेरिक इफेक्ट, जिसे आप ऑर्थो इफेक्ट बुलाते हो, ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए ये इफेक्ट लगता है। कहां पे? वी विल सी दैट। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, आपने जो एरोमेटिक एसिड्स हैं उन पे कैसे ग्रुप्स लगाए हैं, नाइट्रो लगाया है कि फॉर एग्जांपल एल्कोक्सी लगाया है, कि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग CHO लगाया है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनर्स लगाए हैं OH NH2, क्या ग्रुप्स है ना, उनका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट खींचने वाला है कि देने वाला, डिपेंड करेगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इंटर है या इंट्रा, देखो एरोमेटिक एसिड्स के अंदर अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इसमें एक ऑर्थो इफेक्ट का तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है, कभी वो क्वेश्चन में आ जाता है। ऑल्दो ये सारी चीजें तुम लोग जीओसी के सेक्शन में कर ही लेते हो, मगर फिर भी जो मेन चीजें हैं मैं रिवाइज करा रही हूँ। तो जब भी तुम्हारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आएंगे तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ना इन 3 बातों पर डिपेंड करती है। पहला कि स्टेरिक इफेक्ट है या नहीं, जो ऑर्थो इफेक्ट होता है जिसमें क्या होता है, बेसिकली ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होती हैं, जैसे ये देखो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो पे अगर कोई बल्की ग्रुप होता है ना तो वो ग्रुप क्या करता है, वो बल्की ग्रुप इस कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप को आउट ऑफ प्लेन कर देगा, जिससे इस ये जो एनायन होता है इसका कॉन्जुगेशन रिंग के साथ बेसिकली खत्म हो जाता है। तो जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये ज्यादा एसिडिक होते हैं एक्सेप्शनली ऑर्थो इफेक्ट में, ठीक है। दूसरा, आपके सब्स्टिट्यूएंट्स जो लगे हैं वो किस प्रकार के हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, सो ओवरऑल उनका इंपैक्ट भी डिसाइड करेगा कि एसिड का स्ट्रेंथ क्या है। दूसरा, अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को नोटिस करो तो इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एसिडिक स्ट्रेंथ पे इंपैक्ट करते हैं। सारी चीजें तुम जीओसी में करते हो। एक ही फैक्टर SIR इफेक्ट को एक बार मैं रिवाइज करा, सॉरी है ना, इसको मैं ऑर्थो इफेक्ट को थोड़ा दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ। देखो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर ये ग्रुप बल्की है तो, अब बल्की ग्रुप कौन से हैं, देखो ये याद रख लो कौन सा ग्रुप नहीं हो सकता है, जो फ्लैट छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे जैसे OH है, NH2 है, साइनाइड है, ये फ्लैट छोटे स्मॉल ग्रुप्स हैं, तो इनका रिपल्शन में हम कंसिडरेशन नहीं करते हैं। उसके अलावा कभी भी जी अगर नाइट्रो है, कोई भी एल्काइल ग्रुप है, अगर हेलोजन है, एस्टर ग्रुप है ना, तो इन केसेस में ये बल्की ग्रुप, अगर ये बल्की ग्रुप है तो ये रिपल्शन करके इसको आउट ऑफ प्लेन कर देगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इस कॉन्जुगेट बेस का रेजोनेंस रिंग के साथ खत्म हो जाएगा, तो ये आपस में ही क्या है, इक्विवेलेंट RS से स्टेबलाइज्ड रहेगा। और जो काफी अच्छी स्टेबिलिटी है, तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो वी नो दैट एसिडिक स्ट्रेंथ हाई होगा। तो यही रीजन है कि ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है।
ठीक है, बाकी पैरा मेटा से अगर कंपेयर करो, उसी के ऊपर बेस्ड ये सवाल है। कहता है सिलेक्ट करो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले में ऑर्थो पे नाइट्रो है, इधर मेटा में है पैरा, ये नॉर्मल बेंजोइक एसिड है। तो तुम्हें पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। उस ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत हाई है, क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस है वो आपस में ही इक्विवेलेंट आरएस से काफी स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, कह सकते हैं। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा ए का। क्लियर है? ओके। उसके बाद अगर तुम देखोगे तो पैरा होगा, क्यों? पैरा पोजीशन पे जो नाइट्रो है इसका -I और उससे स्ट्रॉन्ग -M से कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज हो रहा है। यहाँ पे मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव काम करता है, मीजोमेरिक मेटा पे काम ही नहीं करता, तो उससे कॉन्जुगेट बेस इंडक्टिव से स्टेबल हो रहा है। इसमें तो कोई भी इफेक्ट नहीं है, राइट? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑर्डर देखो, के ऑर्थो वाली सबसे ज्यादा, फिर पैरा, फिर मेटा, फिर बेंजोइक एसिड। क्लियर है यहाँ तक चीजें? बताओ। ऑल वेल, आगे चले। यस यस मैम। चलो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। बेटा जो केमिकल रिएक्शंस इनके अंदर होती है ना, वो SN2TH होती है। अब ये कौन सी है मैम? मैम SN1 सुना है, SN2 सुना है, SNI सुना है मैम, SNNGP भी सुना है, मगर SN2TH क्या है? दिस इज बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। उसी के लिए TH हमने लिखा है। कैसे? जैसे देखो, तुम्हारे पास ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, इस कार्बोनिल कंपाउंड में एक लीविंग ग्रुप भी लगा हुआ है, RCOL से हमने रिप्रेजेंटेशन किया, ठीक है। तुम्हें पता है यहाँ पे जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक है, तो अगर बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा तो वो इस कार्बोनिल कार्बन पे ही तो अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ओपन करेगा। यस और नो? ऐसा ही होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं, देखो कुछ ऐसा, RC लिविंग ग्रुप है, O माइनस, और यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो तुम देख सकते हो जो इसमें हमें इंटरमीडिएट मिल रहा है वो एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है। डू यू सी दैट? यस। और अच्छे से अगर इसको ड्रॉ करना चाहो कि मैम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ही हम इसे ड्रॉ करेंगे, तो तुम्हारी मर्जी है। तो देख लो, RCO माइनस न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप, देख सकते हो। तो व्हाट डू वी गेट हियर? हमें जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया कार्बोनिल सेंटर पे, हमें भाई टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिल गया। यस और नो? यस, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना। इसीलिए देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब क्या होगा? जैसे ही ये O माइनस वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आएगी, लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके भग जाएगा, लिविंग ग्रुप भग जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके। सो व्हाट डू वी गेट हियर इज RC डबल बॉन्ड O और ये न्यूक्लियोफाइल। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट किया है, हो तो यही रहा है ना? लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके भग चुका है ना बाहर, बताओ, ये तो निकल गया है। यही आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है विद टेट्राहेड्रल एज एन इंटरमीडिएट। समझ गए? बोलो यस। तो ट्रांजिशन स्टेट भी बनती है इसमें, जिसमें टेट्राहेड्रल ही ट्रांजिशन स्टेट होगी, दैट गिव्स अ tetrahedral intermediate, and then finally we get the product, again trigonal planar product। तो ये कौन है? SN2TH reactions हैं, ठीक है? बोलो हाँ जी। अच्छा ठीक है, ओके। क्या ये बात क्लियर है? इस तरीके से इनकी रिएक्शंस होती हैं। अब इसमें हमें कुछ बातें समझनी है। SN2TH में देखो, हम ये जानते हैं कि एक बेहतर लीविंग ग्रुप कौन होता है? जो पुअर बेस होता है, जो बेकार बेस होता है। पुअर बेसेस आर सेड टू बी द गुड लीविंग ग्रुप्स, है ना? इसीलिए याद करो, जब हम कंपेयर किया करते थे लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी, हम इसे बेस्ट लीविंग ग्रुप बुलाते थे, याद है? बेस्ट लीविंग ग्रुप। ये पुअर बेस है। पुअर बेस कैसे पता? एसिडिक स्ट्रेंथ देख लो, HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, तो पुअर बेस एक बेहतरीन लीविंग ग्रुप है ना? तो पुअर बेसेस, वी नो द वीकर बेसेस आर द बेटर लीविंग ग्रुप्स। तो जितना ज्यादा अच्छा, देखो ये लीविंग ग्रुप है, अगर तुम ध्यान से देखो तो रिएक्शन को हम उस हिसाब से जज कर सकते हैं, ध्यान देना प्लीज। तो RCOCl न्यूक्लियोफाइल उतनी आराम से सब्स्टिट्यूट कर पाएगा, है ना? तो बेसिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल शुड बी मोर देन दैट ऑफ लीविंग ग्रुप। जब भी आप ये रिएक्शंस कराते हैं तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है उसकी बेसिसिटी बेटा ज्यादा होनी चाहिए इस लीविंग ग्रुप से, है ना? बेसिसिटी ऑफ लिविंग ग्रुप शुड बी लेस देन दैट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ताकि वो लिविंग ग्रुप की तरह निकल पाए, है ना? हमें पता है
पुअर बेसिस बेहतरीन लिविंग ग्रुप्स है, इसीलिए अगर ये जो लिविंग ग्रुप है इसकी बेसिसिटी कम है न्यूक्लियोफाइल से तो वापस अटैक के चांसेस नहीं होते, है ना। ओके चलो, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। ये पॉइंट कंडीशंस एसाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की मैंने यहाँ समराइज कर दी। जो लिविंग ग्रुप है इट मस्ट बी अ बेटर लिविंग ग्रुप देन न्यूक्लियोफाइल, है ना। निकलने वाला ऑब्वियसली लिविंग ग्रुप बेहतर होना चाहिए, है ना, देन न्यूक्लियोफाइल, मतलब बेसिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल शुड बी मोर देन दैट ऑफ लिविंग ग्रुप। अल्टीमेटली पॉइंट वही है, पुअर बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप, उसी को बस 2 बार चेंज करके लिख दिया है। न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ न्यूक्लियोफाइल टू अटैक RCOCl, इस ग्रुप पे अटैक कर पाए न्यूक्लियोफाइल इस काबिल होना चाहिए, इतना सक्षम होना चाहिए। कार्बोनिल कार्बन इनफ इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए। अब कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर जो है अच्छा खासा होना चाहिए। इसी आधार पे बेटा हम क्या कर सकते हैं, हम रिएक्टिविटी ऑर्डर बता सकते हैं एसिड डेरिवेटिव्स का। देखो एसिड डेरिवेटिव्स जितने भी हैं, एसिड के डेरिवेटिव्स का तुम रिएक्टिविटी ऑर्डर बता सकते हो इन रिएक्शंस के लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। एसिड डेरिवेटिव्स रिएक्टिविटी किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो याद करो एसाइल हैलाइड्स जो होते थे आपके, जैसे RCOCl, इसमें बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, अच्छी खासी इलेक्ट्रोफिलिसिटी है कार्बन पे, तो ये बहुत ही ज्यादा, मतलब अगर बाकी के सारे मैं डेरिवेटिव्स में बात करूं एसिड के, तो जो आपके एसाइल हैलाइड्स हैं, एसिड क्लोराइड्स, इनकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरफ काफी ज्यादा होती है। उसके बाद आपके एनहाइड्राइड्स होते हैं, ये सारी कंडीशंस जो मैंने लिखवाया इनके आधार पे ये कंक्लूड कर रहे हैं हम, समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद एस्टर्स, इतना ऑर्डर तो आपको ध्यान रखना है, एस्टर और लीस्ट में आपके अमाइड्स होते हैं। ये ऑर्डर एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। एसिड डेरिवेटिव्स की रिएक्टिविटी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरफ। तो एसिड क्लोराइड, फिर आपके एनहाइड्राइड्स हैं, फिर एस्टर्स हैं और फिर अमाइड्स हैं, ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स कॉपी में थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना, ओके। ये देखो क्वेश्चन कहता है रेट ऑफ द रिएक्शन इज फास्टेस्ट व्हेन R इज, बताओ इस रिएक्शन का रेट फास्टेस्ट होगा जब R क्या है। अभी मैंने कहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर यहाँ पे हम करा रहे हैं साइल ग्रुप पे, है ना, ये फास्ट तब होती है जब एक तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी हाई हो, दूसरा ये जो निकलने वाला लीविंग ग्रुप है ये बढ़िया लीविंग ग्रुप, यानी कि एक पुअर बेस होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है वो स्ट्रॉन्गर बेस हो इससे। अब यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ R का है, लिविंग ग्रुप का नहीं, तो R क्या है, बेसिकली R डिसाइड करेगा कि कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है या ज्यादा। तुम एक बात बताओ, अगर R टर्शियरी ब्यूटाइल है तो भाई इंडक्टिव बहुत अच्छा होगा, मिथाइल है इतना ज्यादा नहीं होगा इंडक्ट प्लस आई इफेक्ट, आइसोप्रोपाइल में प्लस आई ज्यादा होगा, मगर इन सब में अगर कंपेयर करें हाइड्रोजन, ये सारे तो बढ़िया प्लस आई ग्रुप्स हैं, तो प्लस आई ग्रुप होने की वजह से ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे और उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम कर देंगे, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रेट तो उसका कम हो जाएगा ना, समझ रहे हो इस बात को। तो वो चीज है, हाँ हाइड्रोजन इन सब में से, हाइड्रोजन एज सच कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ा रहा है कार्बन पे, तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा, तो इसमें ऑर्डर अगर पूछता हाइड्रोजन सबसे ज्यादा अगर होता तो रिएक्शन का रेट होता फास्ट होती, फिर उसके बाद मिथाइल होता, फिर आइसोप्रोपाइल और लास्ट में टर्ट ब्यूटाइल, ठीक है। रिएक्शन का रेट कर सकते हैं ऐसे, यस मैम। चलो भाई ये छोटी मोटी बातें हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं जो भी, ये पोर्शन बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, अगर यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो तुम्हारी तो मौज हो जाती है भाई, तुम्हें मतलब फ्री के 4 नंबर मिलते हैं ना। और जो भी कनेक्टेड सीरीज में इसके प्रिपरेशन मेथड्स तुमने देख लिए, मेजॉरिटी तुम्हें आते थे, जो नए मेथड्स थे वो काफी आसान थे, तो कुल मिला के अपर हैंड ही होता है तुम्हारा हर तरफ से इस पे। ये देखो एसाइल क्लोराइड फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, अगर हमें एसाइल क्लोराइड की प्रिपरेशन करनी है, पहले तो ये देखो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है बेटा, वही SN2TH, SN2 टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट से होती है ये। अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, इनमें क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल है, कौन है, क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है,
देखो RCOH हाइड्रोक्साइड, OH आयन आपका लीविंग ग्रुप है, ये बात क्लियर है, ठीक है। मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं, सिंपल है। अगर तुमने मान लो एसिड को लिया PCl3 के साथ, बस नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी है, OH को हटाना है और जो आपका न्यूक्लियोफाइल है Cl उससे सब्स्टिट्यूट कराना है। करा सकते हो, बोलो। PCl3 है, PCl5 है, उसमें भी इसी तरीके से रिएक्शन करेंगे। PCl5 है, यही OH हटाएंगे, Cl लगाएंगे, ठीक है। अगर SOCl2 ले रहे हैं तो भी। इन सब में से बेस्ट मेथड बता दो कौन सा है? बेस्ट मेथड कौन होगा इन सब में से जिसमें साइड प्रोडक्ट्स बेटा गैसेस ही बनेंगे? साइड प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? गैसेस ही बनेंगे। तो बताओ किसमें बनेंगे गैसेस? सारे साइड प्रोडक्ट्स गैसेस होंगे, बताओ। यस, SOCl2। ये रिएक्शन तुम अल्कोहल्स चैप्टर में भी कर चुके हो, कई बार ये रिएक्शन करी है तुमने। अगर हम SOCl2 लेते हैं तो दोनों साइड प्रोडक्ट्स मेरा गैसेस मिलते हैं। कौन मिलता है? SO2 मिलता है और HCl। तो यहाँ पे जो यील्ड होता है हमारे एसिड क्लोराइड का वो काफी हाई होता है, बिकॉज साइड प्रोडक्ट्स दोनों कैसे हैं? दे आर बोथ गैसेस। कर सकते हैं? जल्दी बताओ, चैट में थम्स अप दे दो। यस मैम, ओके। साइड प्रोडक्ट्स का भी ध्यान रखना, H3PO3 का भी साइड प्रोडक्ट। वैसे अल्कोहल्स के चैप्टर में तुम बहुत अच्छे से कर चुके हो, तो आई थिंक इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी यहाँ POCl3 होता है PCl5 के साथ HCl। ये बेस्ट मेथड है, दिस इज द बेस्ट मेथड। और है इन सब में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सिंपल। हम न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, लीविंग ग्रुप को हटा के। न्यूक्लियोफाइल क्लोराइड था, लीविंग ग्रुप OH था। मैकेनिज्म इसमें भी टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट से होकर जाता है, ठीक है। क्लियर है क्या ये बात? यस, आगे आ जाओ। फिशर्स एस्टेरिफिकेशन। अगर तुम कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल से रिएक्ट करते हो तो एस्टर्स बनते हैं कॉन्डेंसेशन से। किस तरीके से रिएक्शन होती होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड है, रिएक्शन किसके साथ करेंगे? एक अल्कोहल के साथ करेंगे। मान लो अल्कोहल मैंने कहा R-OH, ठीक है, ओके। एसिडिक मीडियम मैंने ले लिया है। तो होता क्या है यहाँ पे, ध्यान देना प्लीज, मैकेनिज्म बताऊंगी मैं इसका। एसिड से तो OH निकलता है और अल्कोहल से H जाता है। अक्सर तुम लोग इस बात को भूल जाते हो, अक्सर बच्चे ये सोचते हैं एसिड से तो H निकल रहा है और अल्कोहल से OH। तो तुम याद कैसे रखोगे? देखो, तुम ये याद रखो, एक अल्कोहल है और एक एसिड है, तो तुम ऐसे ध्यान रखो भाई, अल्कोहल से OH निकाल दोगे तो अल्कोहल तो बर्बाद हो जाएगा। अल्कोहल कहेगा यार मैं ROH तो हूं, तू मेरे दोनों ग्रुप से अगर OH निकाल देगा तो मेरे पास रहेगा क्या? तो ऐसे ध्यान रखना, अल्कोहल से OH नहीं, सिर्फ H निकालना है, एक ही, ठीक है, एक ही एटम हम निकालेंगे, वो H होगा। एसिड से हम OH निकाल लेते हैं, तब भी इसके पास एक ऑक्सीजन बचता है, RCO तो बचता है भाई इसके पास, है ना। तो हम क्या करते हैं, अल्कोहल से हमेशा H जाता है, एसिड से OH, इस तरीके से याद रखना। तो हमें क्या मिलेगा? RC डबल बॉन्ड O, OR' और वाटर, यानी कि हमें क्या मिला? एक एस्टर मिला। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। R एल्काइल ग्रुप रख के तुम एग्जांपल्स लिख सकते हो। मैकेनिज्म देख लो एक बार। मैकेनिज्म कौन है? वही न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन, मगर एसाइल ग्रुप पे होता है सब्स्टिट्यूशन, तो न्यूक्लियोफाइल एसाइल सब्स्टिट्यूशन इन सारी रिएक्शंस को बोलते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या है, हमारे पास है एक एसिड, ठीक है, एसिड है। तो H प्लस की प्रेजेंस में ये जो ऑक्सीजन है ये क्या हो जाएगा? प्रोटोनेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगा, O प्लस H, ये OH होगा, ठीक है। ये क्लियर है? क्या हुआ? सबसे पहले ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो गया, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज तो भाई स्टेबल ही नहीं है, तो अब क्या होता है सेकंड स्टेप में, जो आपने अल्कोहल लिया है वो अल्कोहल का ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करके पाई बॉन्ड यहां तोड़ देता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस भी स्टेबल नहीं है ना। तो यहां से व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? RC, देखो OH, ये OH था ही, ये क्या है? O प्लस H R'। क्या इस ऑक्सीजन पे प्लस रुकेगा? तुम्हें लग रहा है रुकेगा? बोलो। ये देखो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट दिख रहा है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट दिखा? यस। अब ये क्या होगा? जैसे ही H प्लस निकलेगा, देखो भाई, ये H प्लस निकलेगा, वो H प्लस इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो वी कैन से प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से देखो R
COH, एक OH एज इट इज, ये H तो निकल गया था, ये OR' है और ये है O प्लस H2। देखो प्रोटॉन ट्रांसफर के पास इस ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, O प्लस H2 है, बोलो ठीक है। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन देखो अपना लोन पेयर इधर पास करके यहां से इस लीविंग ग्रुप को निकाल देगा। क्या किया मैंने, ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना लोन पेयर इधर दिया और यहां से इस लीविंग ग्रुप को निकाल दिया। तो मतलब हमारा वाटर जो है एज अ गुड लिविंग ग्रुप निकल गया। तो व्हाट डू वी गेट, RC डबल बॉन्ड O प्लस H और ये OR'। देख सकते हो, देखो बस वाटर हमने वहां से निकाल दिया सीधा, ठीक है। अब ये O पे प्लस हटाने के लिए यहां से H प्लस निकलेगा, माइनस H प्लस, तो व्हाट डू वी गेट फाइनली, RC डबल बॉन्ड OR'। ये आपका फिशर्स एस्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म होता है एसिडिक मीडियम में। क्या ये बात सही है, बोलो यस। तो व्हाट डू वी गेट, फाइनल प्रोडक्ट अपने पास क्या है, एस्टर। क्या ये बात सही है, जल्दी सी कमेंट में थम्स अप कर दो एवरीवन, यस मैम क्लियर है, ठीक है। चलो, और डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट बनाना है उसका तरीका मैंने बता दिया है, तुम्हें एसिड से OH और अल्कोहल से H निकालना है। क्लियर है क्या ये बात, बोलो भाई। ये क्वेश्चन देखो, कहता है इस रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या है। मेजर प्रोडक्ट आपको इस रिएक्शन का बताना है। तो देखो आइसोटोपिक ऑक्सीजन इसीलिए दिया है ताकि तुम लोग ये देखने के लिए, क्या तुम्हें समझ आया है कि कौन सा OH और H निकलता है, इसीलिए आंसर डिफर करेगा। तो आइसोटोपिक दिया, हमें पता है अल्कोहल से हम H निकालेंगे और एसिड से OH निकालेंगे, तो जो एस्टर बनेगा 18 ऑक्सीजन वाला बनेगा, पहला ही ऑप्शन सही है। ओके चले आगे, यस चलो भाई क्लियर है, आगे चलते हैं। रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में दूसरी रिएक्शन है जब हम अमाइड फॉर्मेशन की बात करते हैं। किसकी, अमाइड फॉर्मेशन की। इसके अंदर मैकेनिज्म SN2TH, न्यूक्लियोफाइल NH2- और लीविंग ग्रुप OH आयोन है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से ही हम रिएक्शन कराएंगे, है ना। तो देखो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली मैं एक पूरी रिएक्शन लिखूं, एसिटिक एसिड है, इसको जब हम अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं तो क्या ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं हुआ, बोलो। एक एसिड है एक बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, करेगा ना। नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर, वी नो दैट। तो व्हाट डू वी गेट, CH3 COO NH4 प्लस H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद होगा, बोलो यस। सॉल्ट बन गया अमोनियम एसीटेट, बोलो मिल जाएगा अमोनियम एसिटेट, बताओ यस ओके। अब जैसे ही हम इसे हीट करेंगे ना, तो हीट करने पे वाटर निकल जाता है, वाटर निकलने पे आपको अमाइड मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। व्हाट डू वी गेट, वी गेट द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। क्या ये बात सही है, बोलो। जैसे आप हीट करोगे है ना, वाटर निकलेगा एंड वी आर गोइंग टू गेट अमाइड। क्लियर है। एक और रिएक्शन एग्जांपल देख लो, बेंजोइक एसिड से कर लो। वही एसिड बेस जैसे बनाते हैं, सॉल्ट हीट करेंगे, वाटर निकलेगा, यहां भी वी विल हैव CONH2। बस बार बार मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, एक बार आपको पता है मैकेनिज्म किस प्रोसेस के वाया होता है ना, क्या इंटरमीडिएट है, तो यू नो सारी रिएक्शन उसी तरीके से होंगे। यहाँ पे ये क्या है, बेंजामाइड, क्या बुलाएंगे इसे, बेंजामाइड। लिखना चाहो लिख लो, ठीक है ओके। चलो भाई आगे चलते हैं। एक अमाइड फॉर्मेशन का एक एग्जाम्पल देखो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे अमीन्स चैप्टर जब कराऊंगी तो ये काम आएगा, ठीक है। अमीन्स चैप्टर में काम आएगा, राइट। जैसे थैलिक एसिड है हमारे पास, अमोनिया के साथ रिएक्शन जब हम करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, दोनों पोजीशंस पे वी विल हैव COO माइनस NH4 प्लस और ये भी, ठीक है। देख लो वही फर्स्ट स्टेप क्लियर है, बताओ फर्स्ट स्टेप क्लियर है ओके। जैसे ही हीट करेंगे, यहाँ एक वाटर यहां से एक यहां से, मतलब दो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब दो अमाइड ग्रुप्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, CONH2
क्या यहाँ तक क्लियर है? बता दो, क्या यहाँ तक क्लियर है? यस, जल्दी बताओ। इसको क्या बुलाते हैं? दिस इज थैलामाइड। ये थैला है, जो बैग में थैला लेके घूमते हो ना, वही थैला है। ये क्या है? थैलामाइड है। थैला याद रखना, थैलामाइड। वही थैला नहीं है भाई, कभी तुम सच में सोचो। देखो एक कुछ लोग क्या होता है, कुछ लोग ये जो थैला होता है उसको थैला बोलते हैं, कुछ लोग थैली बोलते हैं, है ना। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, जो बड़ा झोला होता है ना उसको तो हम थैला बुलाते हैं, और जो छोटी पत्नी टाइप कुछ होता है उसको हम थैली बुलाते हैं। इट्स लाइक थैला थैली, है ना, ऐसे कर रखा है। तो अब इसमें ये थैलामाइड है, CONH2 CONH2। जैसे ही आप इसको स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं ना, जब आप इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, थैले की स्ट्रॉन्ग हीटिंग से वो थैली बन जाता है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग से क्या होगा? अमोनिया निकल जाएगा बाहर। कैसे? NH2 यहां से ले लो, H यहां से ले लो, ठीक है। तो व्हाट डू वी गेट? ये अमीन्स चैप्टर में आप यूज करोगे। ये थैलिया, वो थैला था, ये थैलीमाइड है। इसको क्या बुलाते हैं? थैलीमाइड। क्लियर है क्या ये बात? देख लो। तो माइड फॉर्मेशन का हमने एक एग्जाम्पल पढ़ लिया जो अगले चैप्टर में यूज होएगा। ओके, क्लियर है? थैलामाइड की स्ट्रॉन्ग हीटिंग से थैलीमाइड मिला। ओके, क्लियर है? अगले चैप्टर में वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस रिएक्शन। कहते हैं इस रिएक्शन में एक्स क्या है? ओके, बताओ एक्स क्या हो सकता है? अभी ये रिएक्शन किया है, अभी तो किया है तुमने, तो एक्स क्या है? थैलीमाइड, थैलिक एसिड, जाइलिन, ऑर्थोजाइलिन या बेंजोइक एसिड? बता दो। अमोनिया के साथ रिएक्शन आगे हीट किया है तो क्या मिला है? थैलीमाइड मिला है। तो मतलब आप कहां से शुरू करोगे? थैलिक एसिड से हमने शुरू किया था, तो एक्स इनमें से क्या होगा? थैलिक एसिड होगा। होगा? बोलो। हाँ जी, थैलीमाइड तो बना हुआ है ना, यही वही रिएक्शन तो है जो भी किया तुमने, कंफ्यूज मत हो। नेक्स्ट देखो, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है? जब भी तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स होती हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब तुम हीट करोगे मिनरल एसिड, स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स के साथ, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है और लेट्स से P2O5 है, तो उस केस में क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब वाटर का रिमूवल हो जाता है, और वहीं से आपके एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे हमारे पास है RCOOH, ठीक है, एसिड है, एक एसिड का मॉलिक्यूल, दूसरा भी मैंने इसी एसिड का एक मॉलिक्यूल ले लिया है। अब इसकी कंडीशन क्या है? आपको क्या करना है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स लेने हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हम सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं। तुम्हें पता है कौन सल्फ्यूरिक एसिड बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना। कौन H2SO4 ले लो या P2O5 ले लो, हीट कर दो, तो होगा क्या? यहां से वाटर का ही रिमूवल होगा, बस वाटर रिमूवल होगा और तुम्हें क्या मिलेगा? एनहाइड्राइड। समझ गए हो? तो आगे में लिखा हुआ है, मैं दिखा देती हूँ, देखो इधर आओ। कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हीटिंग करेंगे मिनरल एसिड्स के साथ और P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, तो यहां से क्या होगा? वाटर का रिमूवल होगा एंड व्हाट वी गेट इज एनहाइड्राइड, एसिड का एनहाइड्राइड। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है, P2O5 हीट दिया है, आपको एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करना है। क्या बात क्लियर है? बोलो, आगे चले। यस, आगे चल सकते हैं क्या? बोलो। यस मैम, चलो भाई, बहुत बढ़िया। देखो, रिडक्शन टू अल्कोहल, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिडक्शन किया जाए तो रिड्यूस होके हमें अल्कोहल्स दे देते हैं। डिपेंड करता है आप किस तरीके के रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लें ईथर सोल्यूशन के साथ, या BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन या डाइबोरेन B2H6 एक्सेट्रा, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को बेटा सीधा प्राइमरी अल्कोहल में भेज देंगे। जैसे ये देखो एसिड है, LAH दे रखा है या फिर B2H6, प्राइमरी अल्कोहल में रिडक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे देखो एग्जाम्पल, ये एसिटिक एसिड है, हाइड्रोजन, LAH रिएजेंट है या B2H6 ईथर में, वी गेट प्राइमरी अल्कोहल।
ओके तो इनका रिडक्शन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स सारे नहीं, जैसे ये हैं LAH है या B2H6 है, ये कर सकते हैं इसका रिडक्शन सीधा किसमें, प्राइमरी अल्कोहल में। क्या बात क्लियर है, बोलो। ठीक है, आगे देखो HVZ रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है, हेल्महोल्ट्ज-ज़िलिंग्सी रिएक्शन। हेल्महोल्ट्ज-ज़िलिंग्सी बेटा कई बार क्वेश्चंस में आई है, तो इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, तुमको पता होना चाहिए इसका प्रोडक्ट। ठीक है, कैसे होती है रिएक्शन, जैसे हमारे पास ना अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा कौन है, कार्बोक्सिलिक से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा बोलते हैं। अगर अल्फा कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि बगल में ही आपका स्ट्रॉन्ग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो अगर मान लो आप इसकी रिएक्शन कराते हो किसके साथ, आपने X2 ले रखा है रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, इसमें रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में आपने हैलोजन ले रखा है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो करना क्या है आपको, बस अल्फा हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन से सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्या करोगे, अल्फा हाइड्रोजन को हटाओगे और हैलोजन से सब्स्टिट्यूट करोगे। अब ये जो हैलोजन है या तो ये क्लोरीन हो सकता है या ये ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, Cl2 या Br2 हो सकता है, तो आप उसी से क्लोरो या ब्रोमो का अल्फा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। यही रिएक्शन HVZ हेल्महोल्ट्ज-ज़िलिंग्सी है। ओके क्लियर है, इतना ध्यान रखना है इसके बारे में। चलो नेक्स्ट इज डीकार्बोक्सिलेशन। कैसे होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड CO2 को लूज कर दे, जब CO2 का लॉस हो जाता है। अब तुम खुद ही सोचो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। वेदांतु की तत्व किताबें, इन किताबों में ये खास पावर है कि ये बहुत कम समय में बच्चे का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा पाती हैं, और वो भी फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ। हर कॉन्सेप्ट के नीचे एक QR कोड भी दिया गया है, जिसको स्कैन करते ही एक कॉन्सेप्ट वीडियो आ जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, JEE के सारे सवाल 4 एक्सरसाइजेस में बांटे गए हैं। पहला एक्सरसाइज हर उस JEE क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को तोड़कर आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। दूसरा एक्सरसाइज JEE मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तीसरा एक्सरसाइज एडवांस के कॉन्सेप्ट्स को तोड़ के समझाने के लिए। और चौथा एक्सरसाइज JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप इन वेदांतु की तत्व किताबों से पढ़ना शुरू कर दीजिए, जिंदगी काफी आसान महसूस होगी। ठीक है, अगर इसमें से CO2 मैंने निकाल दिया, अगर CO2 निकाल दिया तो बचेगा क्या, एल्केन बचा। बोलो, एल्केन बचा है ना। किन केसेस में हो सकता है ये, कैसे, जैसे मेलोनिक एसिड या उनके डेरिवेटिव्स। मेलोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, याद है जब सेक्शन शुरू हुआ था तो मैंने तुम्हें ओम्स गैप के बारे में बताया था। बोलो यस, याद है ना। तो कब वही डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो थी, जिनमें जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स हैं जो दो, वो सेम ही कार्बन से जुड़े हुए थे, यानी जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ऐसी जो एसिड्स होती है ना, वो सिर्फ हीट करने के ऊपर ही जो है बेसिकली डीकार्बोक्सिलेट हो जाती है, सिर्फ हीट करने पे। जैसे मेलोनिक एसिड या उनके डेरिवेटिव्स, एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, जैसे ये एसिड है, अगर मैंने इसको हीट कर दिया तो हीट करने पे ही ये क्या हो जाएगी, CO2 को रिलीज कर देगी, यानी डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगी। हीट कर दो आप इसको 150 तक, लगभग 140 से 160 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप CO2 को रिलीज कर देंगे यहां से, तो यू विल गेट एसिटिक एसिड। ठीक है, बोलो, देख सकते हो। और क्या हुआ, CO2 रिलीज हो गया। तो इधर लिखना चाहो लिख लो, CO2 इज आउट। ओके ओके, बीटा कीटो एसिड्स को देखो, ये बीटा कीटो एसिड्स हैं आपके। बीटा कीटो एसिड्स मतलब ये देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा, उसके बगल वाला कार्बन बीटा। तो बीटा पे कीटो ग्रुप है, ये अनस्टेबल एसिड्स होते हैं। तो अगर तुम इन्हें हीट कर दोगे तो हीट करने पे ही ये CO2 रिलीज कर देंगे। तो देखो RCOCH3 एस्टर बन गया। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे अल्फा बीटा पे कीटो है, CO2 निकाल दो, कीटोन मिल गया। ठीक है, क्लियर है क्या रिएक्शन, बोलो जल्दी बताओ। आगे चले, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। देखो, जब तुम्हारे पास एनहाइड्रस अल्कली सॉल्ट होता है किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का, जैसे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सॉल्ट ले लिया, ठीक है, उसकी रिएक्शन जब हम सोडा लाइम के साथ कराते हैं, सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये दिस इज NaOH प्लस COA, यही
सोडा लाइम कहलाता है। ठीक है, क्या रेशो में 3:1 इसकी रेशो लेनी है। तो यहां से क्या होता है, Na2CO3 बाहर निकल जाता है, सोडियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा एंड व्हाट विल यू गेट। देखो सोडियम कार्बोनेट पूरा अगर तुम बाहर निकाल दो Na2CO3 तो क्या मिला, एल्केन का फॉर्मेशन होता है। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन में आपको एल्केन्स मिलते हैं। ठीक है, एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है इन रिएक्शंस के अंदर। मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, एक बार जस्ट हैव अ लुक एट इट। वैसे इसको भी तुम हाइड्रोकार्बन्स में कर लेते हो, हाइड्रोकार्बन्स का जो प्रिपरेशन करते हो तो इस रिएक्शन को वही मैकेनिज्म के साथ पढ़ाया जाता है। अभी के लिए देख लो, जैसे RCON है, हमें क्या मिला, सबसे पहले एक एनायन और केटायन। ठीक है, ये देखो जो एनायन है यहां से O- इधर आएगा तो R निकल जाता है यहां से, यही RDS होता है, R-। कार्बेनाइन बनता है एज एन इंटरमीडिएट। ठीक है, कार्बेनाइन एज एन इंटरमीडिएट और यहां से CO2 निकल गया। ठीक है, अब जब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो यू गेट RH एल्केन। ओके, और ये आपस में मिलकर सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। बेसिकली कार्बेनाइन इंटरमीडिएट है, इतना ही ध्यान रखना इस चैप्टर में। ठीक है, बाकी हाइड्रोकार्बन्स में अगर किया है डिटेल में तो वेल एंड गुड। जिसने हाइड्रोकार्बन्स नहीं पढ़ा है तो भाई वो मेरा वन शॉट सेशन लगा सकता है। प्लेलिस्ट के अंदर वन शॉट सेशन क्लास 11th के अपडेट हो चुके हैं, एक बार चेकआउट कर लेना। दो सेशंस आर आल्सो गोइंग ऑन। ठीक है, नेक्स्ट देखो हंस डिकर रिएक्शन। हंस डिकर रिएक्शन में क्या होता है, सिल्वर सॉल्ट होगा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको हीट किया जाएगा एक हेलोजन जैसे ब्रोमीन के साथ। ठीक है, ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड Ag, एक Ag एक Br सिल्वर ब्रोमाइड के रूप में बाहर, देखो ऐसे कर लो इसे याद रखने के लिए, प्रोडक्ट एक Ag एक Br, AgBr बन के बाहर, ये CO2 बाहर, ये CH3Br के साथ मिलके मिथाइल ब्रोमाइड बना देगा। ठीक है, हुंस डिकर रिएक्शन देख लेना। सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, हीट करते हैं विद इन हेलोजन तो एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ओके, आ जाओ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की सारी रिएक्शंस को एक बार रिवाइज कर लेना, मैंने फ्लो चार्ट लगा दिया, माइंड मैप। तो इससे सारी रिएक्शंस एक जगह पे है, तो जब भी तुम्हारे एग्जाम के पास तुम पहुंचो तो इससे एक बेसिक थोड़ा सा रिवीजन कर लेना ताकि सारी रिएक्शंस जो है एकदम तुम्हें मिल जाए एक साथ। क्लियर है? अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो आई एडवाइस कि स्क्रीनशॉट मत लेना, क्योंकि स्क्रीनशॉट फोन में कितने ही रखोगे भाई, इतने सारे तुम स्क्रीनशॉट लेते जाते हो फोन में और कभी पलट के नहीं देखते, तुम कभी मुड़ के नहीं देखते उन स्क्रीनशॉट्स को। तो बेहतर है कॉपी पे नोट कर लो या मेरे हैंडरिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन से ले लो। ठीक है, और स्क्रीनशॉट मान लो मिस आउट हो सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और इतना सारा कबाड़ा फोन में जमा करोगे, देखोगे कभी नहीं, तो बेहतर है कि यू जस्ट नोट इट डाउन या फिर पीडीएफ्स की फॉर्म में रखो अच्छे से सॉर्ट करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज एक कॉलबेस भी रह गई आपकी, कॉलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। देखो कॉलबेस इलेक्ट्रोलिसिस भी तुम हाइड्रोकार्बन्स के अंदर पढ़ लेते हो। जब सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के, जब हम इनको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, जब तुम इनको इलेक्ट्रोलाइज करोगे तो इलेक्ट्रोलिसिस पे ये क्या करेंगे बेटा, एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसा R एक और R के साथ जुड़ के एल्केन फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, H2NaOH आपके साइड प्रोडक्ट्स के रूप में आपको मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, एल्केन्स आर फॉर्म्ड एट एनोड कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। CO2 भी लिख लेना। एल्केन्स आपको मिलेंगे कहां पे, एनोड पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एल्केन कहां मिलता है, एनोड पे मिलता है, और ये एक्चुअली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी। आई विल शो यू द मैकेनिज्म। आ जाओ, देखो ध्यान दो प्लीज। जैसे सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, ये हमारा सॉल्ट था, तो इससे एक एनायन केटायन हमें मिला। एनायन कहां जाएगा, एनोड के ऊपर, एनोड पॉजिटिव है। जैसे ये एसीटेट आयन एनोड पे गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहां से लूज करेगा, तो इट विल गिव अस अ फ्री रेडिकल, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है ना, जहां नेगेटिव चार्ज है वहां एक लोन पेयर भी होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर रहा है ये, तो व्हाट, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं, वी आर गोइंग टू गेट अ रेडिकल है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये होमोलिटिक तरीके से टूटेगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, तो यहाँ मिथाइल फ्री रेडिकल मिला, और ये C रेडिकल O रेडिकल मिलके CO2 निकल की बाहर।
कहां पे मिली है CO2? देखो एनोड पे, है ना। और ये मिथाइल रेडिकल दूसरे मिथाइल रेडिकल के साथ मिलके क्या करेगा? इथेन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये दोनों कहां मिले? कैथोड पे, सॉरी एनोड पे, ठीक है। बाकी कैथोड पे आपको H2 मिलता है। ओके, बोलो यस। क्या ये बात क्लियर है भाई? बता दो जल्दी सी, ठीक है, कर सकते हैं। ओके, लास्ट देख लो, स्मिथ रिएक्शन देख लो एक बार। देखो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट हैव अ लुक एट इट। कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्राजोइक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, N3H, साथ में आपको कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड हो गया और यहां से प्राइमरी अमीन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, प्राइमरी अमीन्स का। सबसे इंपॉर्टेंट बात, द प्रोडक्ट प्राइमरी अमीन इज 1 कार्बन लेस देन द पेरेंट एसिड। इस एसिड में अगर 2 कार्बन थे तो अमीन जो मिलता है उसका 1 कार्बन CO2 में बाहर निकल चुका। जो भी तुमने एसिड लिया था 1 कार्बन उसका CO2 के फॉर्म में बाहर निकल चुका है, इसीलिए जो अमीन बनता है उसमें 1 कार्बन कम होता है। ध्यान रखना, देखो यहाँ इथेनोइक एसिड था 2 कार्बन का, मगर मिथाइल अमीन मिला है ना, तो 1 कार्बन लेस वाला प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा। क्लियर है? ओके, ये बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन भी मैं दिखा चुकी हूं तुम्हें कीटोन्स वाले सेक्शन में, है ना, डिटेल डिस्कशन। तो पेरोक्सी एसिड या पेरोक्साइड अगर तुम कीटोन्स के साथ लेते हो तो तुम्हें क्या करना है? ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन को सब्स्टिट्यूट करना है। अगर दोनों ग्रुप्स अलग होते हैं तो हम जो प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने लिखवाया था उसको फॉलो करके सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी रिएक्शन हो चुकी है, आई थिंक चीजें क्लियर हैं। तो ये मेन पोर्शन है जो तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रैक्टिस करके रखना है। अब कुछ सवाल देख लो। कहता है द मेजर प्रोडक्ट A एंड B इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शंस आर। मेजर प्रोडक्ट A और B बताओ। A में क्या किया है? अब इसमें ना मिक्स्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सेपरेट क्वेश्चन ही होगा, अब मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे इसमें, ठीक है। आ जाओ, तो LAH अगर हम साइनाइड पे डाल रहे हैं तो ये इसको रिड्यूस करके कहां ले जाएगा? प्राइमरी अमीन में ले जाएगा, होगा? बोलो, ये एज इट इज CH2 NH2, ठीक है। ओके, अगर साइनाइड की हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो ये एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ यस और नो? हाँ जी। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है तो ये OH भी क्या करेगा? एल्कीन का फॉर्मेशन भी करेगा, ये करेगा ना एल्कीन का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो साइनाइड की तो उससे ये एसिड बन जाएगा, बनेगा एसिड, बोलो यस। अब उसके बाद H2SO4 डालोगे तो ये एलिमिनेशन कर देगा, देखो HOH, यहां से वाटर निकाल दो, एल्कीन का फॉर्मेशन कर दो। तो ऑप्शंस देखो, ये मैच कर रहा है C। कर सकते हो? बताओ, इजी? आप सारी रिएक्शन समझ में आ रही होंगी? ओके, इन द अबव रिएक्शन द रिएजेंट A इज, बताओ क्या हो सकता है रिएजेंट A? साइड चेन ऑक्सीडेशन कराए भाई, साइड चेन ऑक्सीडेशन है तो A क्या हो सकता है? साइड चेन ऑक्सीडेशन के लिए एल्कलाइन की MnO4 ले सकते हो आप, यस। तो क्या करेगा? कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है, देखो अल्फा हाइड्रोजन पड़ा है तो पूरे ग्रुप को क्या करो? एल्काइल को COOH बना दो। द नंबर ऑफ कंपाउंड्स गिवन बिलो विच कॉन्टेन COH ग्रुप इज। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कितने कंपाउंड्स हैं जिनके पास COH ग्रुप है? बहुत इंटरेस्टिंग था। सल्फ एनिलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, पिक्रिक एसिड या एस्पिरिन। तुम्हें पता है बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने भाई इसका 4 आंसर दिया था, 3-4। उन्हें लगा पिक्रिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, सल्फ एनिलिक में तो एसिडिक ग्रुप होगा। मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर 3 करके आए थे, पता है? उन्होंने सोचा ये यस यस यस, उनको लगा ये नहीं होगा, वो सब नेगेटिव में चले गए। एस्पिरिन ही अकेला इसका आंसर था, सिर्फ एस्पिरिन के अंदर ही COH ग्रुप है, ठीक है, बाकी किसी में नहीं है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो सबके स्ट्रक्चर्स देखो, तो इसका आंसर सिर्फ एस्पिरिन था। ये देखो, सल्फ एनिलिक एसिड में कोई COH ग्रुप नहीं है, पिक्रिक एसिड में भी नहीं है, एस्पिरिन में देखो, देख सकते हो, और एस्कॉर्बिक एसिड नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, ठीक है। आगे चले, ये तो काम नहीं कर रहा रिमोट।
The product C in the following sequence of reactions has how many pi bonds? बताओ, जो प्रोडक्ट मिल रहा है आपको उसके अंदर कितने पाई बॉन्ड्स हैं, क्वेश्चन इज आस्किंग। तो सबसे पहले तो भाई देखो साइड चेन ऑक्सीडेशन है, अल्फा हाइड्रोजन दिख गया तो ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, साइड चेन ऑक्सीडेशन, ओके मतलब पूरा यहां तक, ठीक है। उसके बाद इसने क्या कराया है, Br2 ऐड किया है FeBr3 के प्रेजेंस में। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, अगर मान लो तुम इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करोगे, ये कैसा ग्रुप है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल्स को मेटा पोजीशन के ऊपर डायरेक्ट करते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड्स होंगे। बताओ, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर 1 किया था क्योंकि उन्होंने बेंजीन के पाई बॉन्ड्स को गिना ही नहीं भाई। तो ध्यान से करा करो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा देख के, ठीक है। फिनाइल से अक्सर तुम लोग पाई बॉन्ड्स काउंट करना भूल जाते हो, तो बस बी केयरफुल फॉर दिस। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, ब्रोमीन डाला है रेड फॉस्फोरस के साथ, फॉलोड बाय वाटर। हेल्बोलार्ड जिलिंगसी रिएक्शन, अल्फा हाइड्रोजन हटा के सब्स्टिट्यूशन कर दो हेलोजन का, तो यानी ऑप्शन बी सही होगा। HVZ रिएक्शन है, कर सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन में देना है। सो आई वांट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन फॉर दिस, और बता देना यस मैम वी हैव कंप्लीटेड द सेशन टाइम स्टैम्प के साथ, ठीक है। सेशन पूरा हो गया विद द आंसर ऑफ दिस। सो विद दिस वी एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने शुरू में ही कहा था 1.5-2 घंटे का ही ये सेशन होगा क्योंकि ये सेपरेट पार्ट है। एल्डिहाइड्स कीटोन्स को कर लेना, उसके बाद कार्बोक्सिलिक, ताकि पूरा चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाए। सिर्फ कार्बोक्सिलिक करोगे एल्डिहाइड कीटोन्स के बिना तो सवाल नहीं बनेंगे। तुमने देखा मेजॉरिटी क्वेश्चन कनेक्टेड है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। इसके बाद नेक्स्ट सेशन अपन अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स करेंगे। उसके लिए अपने चैनल पे सब्सक्राइब रहना, और मेरे सारे सेशंस तुम प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो, ओके। चलो, सो दिस इज मी शिल्पी कौशिक साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। बाय बाय।